मैंने इसीलिए छोड़ा था कि मुझे कराना है पार्शियल प्रेशर को लेके। दिस इज गुड, इसकी वैरायटी हो नहीं पाई थी क्लास में। तो इस 21st क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या है, किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पर टोटल प्रेशर है 10⁵ पास्कल। ठीक है, मिक्सचर का टोटल प्रेशर दे दिया। जब भी मेरे को टोटल प्रेशर दे रहे हैं मतलब इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद का दे रहे हैं। आयोडीन, बहुत ध्यान से समझिएगा, आयोडीन के वेपर कंटेन 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम्स। कुल मिला के उस मिक्सचर में, अभी मिक्सचर किसका है पहले वो पता चले तब मैं शायद समझ पाऊं। मिक्सचर है I2 का डिसोसिएशन इनटू आयोडीन एटम, यानी I2 का जो बॉन्ड है वो टूट रहा है और दो आयोडीन एटम्स बन रहे हैं। तो इस पूरे में मुझे केपी मांग लिया, लेकिन दिया क्या है वो समझना है मेरे को। मुझे दे रखा है 40% बाय वॉल्यूम आयोडीन एटम्स, यानी पूरे मिक्सचर में आयोडीन एटम्स 40% है, बाकी बचा हुआ 60% कौन है, आयोडीन गैस। इतना टुकड़ा समझ आया क्वेश्चन का कि गिवन क्या है। गिवन ये है जी, एक कंटेनर में इक्विलिब्रियम चालू है, बन चुका है, उसमें 40% ये है तो अंडरस्टूड है 60% ये है, आप केपी निकालो। तो ठीक है केपी निकालते, बट केपी निकालते कैसे हैं, अब सोचना शुरू। अप्रोच, केपी निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, दोनों तीनों चारों रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उनके पार्शियल प्रेशर्स चाहिए। तो चेक, क्या मेरे पास पार्शियल प्रेशर है, बात भी नहीं कर रखी पार्शियल प्रेशर के बारे में। किसके बारे में बात की है, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर का रिलेशन क्या होता है, बस थियोरेटिकली बात हुई थी, इसको मैंने यूज नहीं किया था। मुझे दोनों का पार्शियल प्रेशर ला के दो, केपी में दे दूंगी। ऐसे क्वेश्चन हो गए थे कि मैंने पार्शियल प्रेशर आपको दिया, आपने केपी निकाल के मेरे को दे दिया, लेकिन पार्शियल प्रेशर भी नहीं दिया, वो नहीं हुए थे। उसके लिए थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ द वे जरा जाना पड़ेगा। ये क्लास 12th में आएगा आपके पास, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने एक और लॉ का नाम भी लिया था, ली चैटलियर नहीं, कोई और लॉ का नाम भी लिया था, पलटना पन्ने जल्दी, हेनरी लॉ नहीं बोला था मैंने कहीं कि इसके बस मैं एक लाइन ला रही हूं, ये 12th में आएगा, दोनों सेम चैप्टर में है। हेनरी लॉ तो 11th में बात ही नहीं करते, लेकिन हेनरी लॉ में को चुपचाप ये शब्द क्यों डालना पड़ा, जब आप एनवस्थी करेंगे ना, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हेनरी लॉ मिलेगा। आप आ जाओगे मेरे पास कि हेनरी लॉ तो आपने कराया नहीं, कराते भी नहीं है, नाम ले दिया कि होता है कुछ जो 12th में आएगा, आपको ऑप्शंस में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बट ये आपके लिए क्वेश्चंस में भी आएगा। किसी भी गैस का अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकाल, अब उठाना मत, किसी भी गैस का अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, टोटल प्रेशर और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। इसको फॉर्मूले को सिंपल लैंग्वेज में समझो, एक कंटेनर, एक डब्बा, दो गैसेस हैं उसके अंदर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सपोज मुझे बता रखा है टोटल प्रेशर इसका 1 एटमॉस्फेयर है, नाइट्रोजन कितने परसेंट है एयर में, मैंने एयर ही बंद कर दी, 80% कर दूं 79 को अप्रोक्सीमेट, और ऑक्सीजन कितने हैं 20%। तो मुझे पता है कि 20% प्रेशर नाइट्रोजन की वजह से होगा, सॉरी 20% प्रेशर ऑक्सीजन की वजह से होगा, और 80% प्रेशर नाइट्रोजन की वजह से होगा। कहीं ना कहीं ये बात मैच करती है, कहां से कोई बोल सकता है, यहां से। टोटल प्रेशर का, जो भी टोटल प्रेशर है उसका कितना हिस्सा पार्शियल प्रेशर देगा, मैंने बोला ना 80% नाइट्रोजन का। ये कहां से लाई मैं, ये इस फॉर्मूले से थोड़ा तोड़ मोड़ के लाई। बेसिक फॉर्मूला क्या है, किसी भी गैसियस मिक्सचर में एक गैस का जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, हमने किया है मोल कॉन्सेप्ट में, मोल फ्रैक्शन से, कि इस डब्बे में कितनी गैस है ये वाली निकालो तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दोगे, कितना हिस्सा है मोल फ्रैक्शन। अब मैं कह दूं मेरी क्लास में 30% बॉयज हैं और 70% गर्ल्स हैं, तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल के दीजिए, बड़े आराम से निकाल के दे सकते हैं, मोलर मास से डिवाइड करना है जी हमको। सेम पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है किसी भी गैस का, जो भी उस डब्बे का टोटल प्रेशर है उसको उस गैस के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो। तो अगर मेरे को गैस के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई ही करना है तो चलो मैं करती हूं कोशिश, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम निकालती हूं। जैसे ही मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम निकालना चाहा, पी टोटल तो क्वेश्चन में दे ही रखा है 10⁵ पास्कल, मोल फ्रैक्शन के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, फिर फंस गई मैं। मोल फ्रैक्शन की मैं कैसे लेकर आऊं इंफॉर्मेशन, आई नो एवोगैड्रो लॉ से नंबर ऑफ मोल इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, एवोगैड्रो लॉ किया है हमने। अगर बाकी सारी चीजें सेम हैं तो, डब्बा एक ही है तो प्रेशर वगैरह तो सेम ही रहेगा, पीईटी वगैरह सब सेम रहेगा।
तो इसका मतलब गैस का वॉल्यूम सीधे तौर पे बता देता है उसके नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से अब मुझे पता चलता है मोल फ्रैक्शन कितना होगा, जितना वॉल्यूम फ्रैक्शन है 40% बाय वॉल्यूम, डब्बे का 40% हिस्सा किसने घेरा हुआ है, आयोडीन एटम्स ने। और मुझे पता है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं क्या उठा के ले आऊंगी यहाँ पे, जो परसेंटेज वॉल्यूम की थी वही मोल परसेंट होगी, मोल फ्रैक्शन की परसेंटेज होगी। यानी कि मोल फ्रैक्शन भी 40% ऑफ मोल होगा। परसेंट मतलब पर 100। अगर 100 मोल्स लोगे तो उसमें 40 मोल्स किसके होंगे, आयोडीन के, आयोडीन एटम्स के। तो अगर मेरे पास आयोडीन एटम्स का मोल फ्रैक्शन आ गया तो इसको कितना लिखूं बच्चों, 0.4 चेक करना, या 4, 0.4, चलो जागे। इसका कितना लिखूं, 60/100 तो नहीं लिखना चाहिए ना, फ्रैक्शन 1 में से माइनस कर दूं। तो फ्रैक्शन अगर मैंने 1 में से माइनस किया तो क्या आया, 0.6। दोनों का मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ गया। अब निकालती हूं मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स निकालने के लिए क्या करना पड़ा, इसका मोल फ्रैक्शन कितना, 0.4। टोटल प्रेशर क्वेश्चन में शायद 10⁵ पास्कल्स दे ही रखा है। और इसका कितना होगा बच्चों, 0.6 इंटू 10⁵ पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, केपी आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर निकालना, इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस आपको मिलेगी डीपीपी 2 में ठीक ठाक। तो वो सारे क्वेश्चंस में बेसिक 2-3 तो मुझे उम्मीद है आपसे हो जाएंगे, और कुछ हम चूज करके रखेंगे अगली क्लास के लिए। आज मैं ये मौका देना चाहूंगी, इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करिए, 2-3 क्वेश्चन करिए, नहीं आए तो अगली क्लास में तो हमारी तरफ से पहले ही प्लान्ड है कि ये लेने हैं। कुछ बीच में मुझे मौका मिला तो मैं लूंगी। अब मैं थोड़ी देर के लिए न्यूमेरिकल पार्ट को फॉर टुडे बिल्कुल ऑफ कर रही हूँ। मैं इस चैप्टर के थियोरेटिकल पार्ट पे शिफ्ट कर रही हूँ, एक और कॉन्सेप्ट पे। क्लियर है सबको, ये मेरा लास्ट क्लास में रह गया था इसीलिए कराया मैंने। अब हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालना, केपी निकालना मैंने सीख लिया। और ये क्वेश्चन आपके लास्ट क्लास के टेस्ट में कईयों का गलत हुआ है, जो हमने के की रिलेशनशिप पूछ ली। दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई किसी से करते हैं तो उस क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस डीपीपी 2 में है। बहुत सारे क्वेश्चन है K1 K2 वाले, तो वो भी आपको गुस्सा तो आराम से करो, ठीक है। आज हम लोगों को तो क्यों तुम डराते हो, आज फिर ऑटो वाला लेट था फिर। ओहो, रोड का कौन सी रोड, 45 वाली, क्या वजह है ब्लॉक की, ये तुम गूगल करके देखा करो ऑल्टरनेट पहले ही, तुम्हारा रोज कुछ हो रखा होता है। ओके, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, मैंने लास्ट क्लास के और आज के न्यूमेरिकल्स तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकाल लिया, सब कर लिया। इसका फायदा क्या है, एक फायदा तो हमें पता चल गया कि के की वैल्यू से मैं ये बता सकती हूँ रिएक्शन कंप्लीशन पे है कि नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चंस में, नेचर में, लैब में मेरे को के की वैल्यू से अब क्या क्या और फायदे, यूसेज निकल सकती है, उस पे आते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपके डीपीपी 1 और 2 के जो डाउट्स में अटके हुए और हमने नहीं लिए, वो इसीलिए क्योंकि वो यहाँ के मर्ज होके गलती से आपके पास आ गए। तो इससे सबसे पहली एप्लीकेशन, के की वैल्यू अगर आपको दे रखी है, आपको पता है, आप इजीली रिएक्शन की डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो। थर्मो में मैंने ये कहा था डेल्टा जी अगर नेगेटिव है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नहीं है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा जी की वजह से आप ये बता पाते थे कि फिजिबिलिटी है कि नहीं। सिमिलरली वो भी थ्योरेटिकल टॉपिक था, ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक है। आप रिएक्शन की डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस वक्त ये फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा भाग रहा है, कि ये बैकवर्ड की तरफ ज्यादा भाग रहा है, कि ये दोनों तरफ बराबर भाग रहा है और इक्विलिब्रियम आ चुका है। ये प्रिडिक्ट करना है, ये मेरा आज का टारगेट है। तो उसके लिए प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन एज वेल एज प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट। एक्सटेंट तो ये हुआ कि रिएक्शन नियर टू कंप्लीशन है या कितना है, जो ऑलरेडी डन है, इसको हम लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं। अब आती है बारी डायरेक्शन, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, वन गो में समझते हैं बच्चे और तड़ातड़ निकालते हैं क्वेश्चंस। मैंने आपको एक सिंपल इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिख के दिया और इसका मैंने ये क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। लेकिन अभी आई एम नॉट श्योर इक्विलिब्रियम आया है कि नहीं आया।
अब मैंने क्या किया, लैब में लिया, ए बी एक कंटेनर में डाला, रिएक्शन स्टार्ट होने दिया, और अचानक से 1 घंटे बाद मैंने रिएक्शन को अरेस्ट कर दिया। रिएक्शन को हम लोग लैब में कैसे अरेस्ट करते हैं, जैसे कोई किसी ने मेरे को काम दे रखा है भी, आफ्टर 30 मिनट्स यू हैव टू अरेस्ट दिस रिएक्शन, तो जैसे ही मेरे 30 मिनट्स होंगे मैं बर्नर ऑफ करके इमीडिएटली उस ग्लास बीकर को फ्रीजर में डाल दूंगी, एंड विल मेक श्योर कि बोरोसिल है जो टूटे ना, राइट मैं फ्रीजर में डाल दूंगी। मतलब क्या है, मैंने 30 मिनट बाद रिएक्शन को अरेस्ट कर दिया, इतना ठंडा कर दिया कि रिएक्शन आगे हो नहीं रहा। नाउ आई विल टेक आउट अ सैंपल एंड व्हाट आई विल सी कि देखें इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन का रेशो क्या है प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट। मैंने कहीं नहीं लिखा कि एट इक्विलिब्रियम, आफ्टर एनी टाइम। उस वक्त के कॉन्सेंट्रेशन रेशो को मैं के तो नहीं कह सकती। के किसको कहते थे, जब इक्विलिब्रियम आ जाए, आपको कंफर्म हो जाए कि अब दोनों साइड के रिएक्शंस का रेट बराबर हो चुका है, उस वक्त की कॉन्सेंट्रेशन को हम के कहते हैं, सॉरी उस वक्त के कॉन्सेंट्रेशन रेशो को हम के कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में श्योरिटी नहीं है तो आप नहीं कर सकते ऐसा, उसको मुझे क्या नाम देना पड़ेगा, क्यू, और क्वेश्चन में के आपको ऑलरेडी गिवन होगा। अगर क्यू की वैल्यू बाई चांस के बराबर है तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन क्या बोलोगे, इट इज इक्विलिब्रियम, इट हैज नो डायरेक्शन और इट हैज बोथ द डायरेक्शन, means reaction is going in both the direction, forward as well as backward, and number किस पे मिलेंगे, equilibrium is already achieved, नंबर इस बात पे मिलेंगे आपको, जो 1-1 मार्कर के क्वेश्चन आप आज देखोगे। चलो ठीक है, अगर Q बराबर नहीं आया के, राइट, इक्विलिब्रियम इज अचीव, डायरेक्शन इज बोथ। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन में आपने मेरे को यही बताना है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया मैम, इक्विलिब्रियम नहीं हुआ अचीव, इसका मतलब या तो फॉरवर्ड में ज्यादा भाग रहा था या बैकवर्ड में ज्यादा भाग रहा था, वही ढूंढना है। आज 1 घंटा मैंने यही काम करना, टाइम बच गया तो मेरे को अच्छा लगेगा। अगर मान लो ये मैं करूंगी, ये तुम करवाओगे, ठीक है। अगर मान लो तुमने जो क्यू निकलवाया वो क्यू बाई चांस गिवन के से बड़ा है, क्वेश्चन में के दे रखा है 5, और तुम्हारा क्यू आया, तुम लैब में गए, ए और बी डाला, आधे घंटे बाद तुमने फ्रीज कर दिया और देखा जो भी कॉन्सेंट्रेशन का रेशो था निकाला, मैंने के दे रखा है 5 और तुम्हारा जो क्यू आया वो आया 10, राइट। कैसे आया अभी ये मत सोचना, क्यू आया 10, क्यू 10 आया तो के से तो बड़ा है, राइट इसका मतलब एटलीस्ट ये तो कह लोगे अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, प्रोडक्ट ज्यादा बने पड़े थे शायद, अभी प्रोडक्ट वापस आने शुरू ही हुए थे कि तुमने फ्रीज कर दिया, अभी तो प्रोडक्ट ने आना था वापस, तो ठीक है क्यू बड़ा आ गया। क्यू बड़ा आ रहा है इसका मतलब क्या, के क्या है, आज बहुत ढंग से पता लगेगा आपको। के किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की लास्ट डेस्टिनी है, उसने वहां तो पहुंचना ही पहुंचना है, उसका नेचर है वहीं पहुंच के वो कंप्लीशन या कहो अपनी लाइफ एंड करता है। आपने क्यू बड़ा दे दिया तो रिएक्शन की अपनी खुद की क्या होगी टेंडेंसी, उसे तो के चाहिए, डेस्टिनी है, उसको तो के पे जाना है, वहीं जाके वो रुकेगा। आप रोक नहीं सकते, तब तक रोक सकते जब तक फ्रीजर में रखा है, बाहर निकालोगे फिर होगा, तो उसको तो के पे जाना है। तो माय क्वेश्चन इज, इसको हमेशा हम बार ग्राफ से समझते हैं, कभी दिक्कत नहीं आती बच्चों को, मैंने खुद अपनी 11th में ऐसे ही समझा था जितना भी पढ़ा था। के मैंने येलो कलर से बनाया जो कि कांस्टेंट है, क्यू मैंने रेड कलर से दिखा दिया जो कि आपने अरेस्ट करके रिएक्शन को डिस्टर्ब कर दिया, जो भी कर दिया। क्यू अगर बड़ा है के से, राइट, और रिएक्शन की डेस्टिनी क्या है, मैं नहीं मानता, क्यू नहीं चाहिए मेरे को, तो क्या चाहिए, के, तो रिएक्शन को नीचे उतरना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। इसकी मैं थ्योरी भी समझाऊंगी, लेकिन इसको पहले सही करना समझा दूं। जब भी क्यू ज्यादा मिलेगा इट मींस अभी रिएक्शन बैकवर्ड आना रहता है, मींस डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज अभी वो बैकवर्ड ज्यादा आ रहा है। इसकी थ्योरी भी समझाऊंगी, पहले बार ग्राफ से समझ लीजिए कि अगर कॉन्सेंट्रेशन, अब इसकी थ्योरी समझाती हूं। मैंने पहले तो बार ग्राफ्स आपके दिमाग में घुसा दिया, क्यू बाद में बनाओगे, के पहले बनाओगे, दिस इज रूल ऑफ दिस बार ग्राफ। आपका क्यू बड़ा है, के छोटा है, तो नीचे उतरना पड़ा। नीचे उतरने का मतलब है, कह लीजिए नॉन प्रोग्रेसिव या पीछे आना। पीछे आना मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर मेरे पास दूसरी सिचुएशन आती, ये के, पहले तो मुझे के ही बनाना है, और अब के क्यू, दूसरी सिचुएशन क्या है, क्यू का छोटा होना। जब क्यू का छोटा होगा ये वैल्यू, तो क्यू को क्या करना है, डेस्टिनी तो उसकी यही है के, उसको ऊपर चढ़ना है कि नीचे उतरना है, ऊपर चढ़ना मतलब प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ना मतलब फॉरवर्ड।
तो इसकी डायरेक्शन आपको पता चल गई फॉरवर्ड। बट ये हो गया अभी हम रट रहे हैं। प्रणव, आपको देखना तो यही पड़ेगा, आज तो मैं नोट भी नहीं करने दे रही। एंड यू नो व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आंखें बंद हो रही हैं। मेरे को बहुत इंसल्टिंग लगता है, बहुत दिन से मैं कूल हूं इस बात को लेके, नॉट एनी मोर। अगर आंखें नीचे हैं, नोट नहीं करना है, इसका मतलब या तो आप क्लास को इग्नोर कर रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या सो रहे हैं। आपकी हिस्ट्री तीसरे पॉइंट पे जाती है। You cannot ignore me when I am teaching, right? For this I am charging, for this I am investing my time. So अगर Q मेरे पास छोटा है K से तो वो फॉरवर्ड भागेगा। लेकिन ये ऐसे कैसे बार ग्राफ आपने बना दिया? गलती से एग्जाम के टाइम मैं Q पहले बना दूं तो उल्टा हो जाएगा? यस, ये तो खटकता ही है, एक अच्छे बच्चे को खटकना भी चाहिए। इसको उल्टा कर दो तो कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा। ये तो सिर्फ शॉर्टकट दिया है। लॉजिक पे आते हैं। लॉजिक क्या है? मान लीजिए आपका Q आया बड़ा K से, राइट? और इस रिएक्शन को भागना किधर है? के की तरफ। क्यू या के जो भी है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। अगर क्यू बड़ा है मतलब प्रोडक्ट के मुकाबले ज्यादा है, न्यूमरेटर ज्यादा है, तो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बना हुआ है अभी। और वो पीछे जा रहा था कि तुमने बीच में टांग अड़ा दी। अभी तो उसको होने देते 2.5 घंटा और पड़े रहने देते, तो वो अपना सेट कर लेता इक्विलिब्रियम। तुमने बीच में टांग अड़ा दी, तो इसका मतलब अभी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे थे। तो रिएक्शन क्या कर रहा है? क्यू के पे आने के लिए क्या करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा कि भाई मेरे को तो के पे जाना है, मेरी लाइफ का मोटिव के पे जाना है। तो अभी रिएक्शन प्रोडक्ट और कंज्यूम करेगा, रिएक्टेंट्स और बनाएगा। मींस रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था नेट। अगर यहीं पर क्यू मेरे पास छोटा होता के से, तो क्यों छोटा है क्यों छोटा है? आपने अभी रिएक्शन पूरा होने नहीं दिया, बीच में अरेस्ट कर दिया उसको। तो आपने रिएक्शन पूरा नहीं होने दिया तो क्या करेगा? रिएक्शन अभी तो चल रहा था। तो क्यू छोटा है, क्यू का टारगेट अगेन क्या होगा? मुझे तो के पास जाना है। क्यू छोटा होने का मतलब क्या है? न्यूमरेटर कम ही रहा होगा और ऑब्वियसली डिनोमिनेटर ज्यादा रहा होगा। तो ये के पास जाने के लिए क्या करेगा? प्रोडक्ट्स को बढ़ाएगा, रिएक्टेंट्स को कम करेगा। तो अब के ये प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के चक्कर में रहेगा। प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के चक्कर में रहने का क्या मतलब है? कहां जाना? फॉरवर्ड जाना। आज अगर आप मेरे को इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन से 45 मिनट्स में फ्री कर देना, तो वो एक बहुत अच्छी डील होगी। 1 घंटा मान के यूं 45 मिनट्स में फ्री कर दे तो मैं नोट करने दूंगी। ये आप पे रहेगा कि आपको अब क्या याद रखना है। क्यू बड़ा मतलब प्रोडक्ट्स ज्यादा, प्रोडक्ट्स जरूरत से ज्यादा मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट कंज्यूम होंगे। प्रोडक्ट कंज्यूम होंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड। अगर क्यू छोटा मतलब प्रोडक्ट्स कम, प्रोडक्ट्स कम है मतलब अभी तो और बनने थे, रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। ये आज दिमाग पे भरोसा रख के देखते हैं। मैं कोई नहीं आपसे छुपाऊंगी, आपको नोट करने दूंगी। सो इसका मतलब जब आप नोट्स बनाएंगे, अब आप इस साइड को खुद लिख पाएंगे। जो भी मैंने यहां लिखा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री आप वहां लिख पाएंगे। सो कहने का मतलब ये है, क्यू किसी भी रिएक्शन में मिलेगा, उसको फाइनली जाना कहां है? के पास जाना है। वो रुक नहीं सकता। आप फ्रीजर में कितनी देर रख लोगे? ठीक है। तो अब इस चीज को अब अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन शुरू बस यही है। डीपीपी 3 मेरे पास अभी तक प्रिंट पहुंची नहीं है, पहुंचती आपको डिस्ट्रीब्यूट करा दूंगी। ये डीपीपी 3 के ही क्वेश्चन है। नंबरिंग पे मत जाना, नंबरिंग बदल सकती है। अब मैं आपको इसका पहला क्वेश्चन दे रही हूं। ऐसे कम से कम डीपीपी 3 में 15 से 17 क्वेश्चन है ऐसे, सिर्फ हर एक में छोटा छोटा ट्विस्ट दे दिया और कुछ नहीं। मैं अब क्वेश्चन का नेचर बदलता है। अब मैं आपको क्या कहती हूँ? एट सर्टेन टाइम टी, एट इक्विलिब्रियम हट गया अब मेरा। At certain time t in a container, this reaction is going on having K is equals to 20 and I have these 4 concentration reported. Find out direction, predict the direction. आप सबसे पहला काम क्या करोगे? Q निकालोगे, राइट? कभी भी ये मत कहना के डिक्रीज होके क्यू हो गया, के इंक्रीज होके क्यू हो गया, के बदल के क्यू हो गया। वो के रहा ही नहीं। के नहीं डिक्रीज इंक्रीज हो रहा, के बदल गया मतलब के है ही नहीं, वो क्यू में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर क्यू कितना आया आपके सामने कर रखा है मैंने 2.5। ये कोई आपको नोट करने की जरूरत नहीं। अपने दिमाग को इतना वीक मत करना कि ये भी नोट करना है। अब मैं दिमाग चलवाने के उसमें हूं, अपने इस एक्सपीरियंस से कि इक्विलिब्रियम आपका स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर हो। लोगों को काफी इजी लग रहा है इक्विलिब्रियम, थर्मो पढ़ रहे हैं आजकल। हमारा सारा डाउट सेशन थर्मो में जा रहा है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम तो बहुत इजी है।
तो मैं आज आपको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम इजी का टेस्ट देना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने आज सोचा है मैं नोट नहीं करने दूंगी, मैं देखती हूँ दिमाग कितना चलता है बच्चों का। जोक्स अपार्ट, अदरवाइज भी इरादा यही था। मुझे बताइए क्यू के से छोटा या बड़ा ढूंढ लेंगे? ये तो ढूंढ लेंगे। जब क्यू छोटा है मतलब प्रोडक्ट कम है। प्रोडक्ट कम है तो वो क्यू को के की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्ट अगर बढ़ाना पड़ेगा मतलब रिएक्शन किधर जा रहा है? फॉरवर्ड में। अब मैं आपको जो भी क्वेश्चंस दूंगी आपने अपना दिमाग लगाना है, जहां पर पेन उठाना होगा आई विल आस्क यू, अदरवाइज पेन उठाए बिना आप मेरे को बताने की कोशिश करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड गया कि बैकवर्ड गया। बता लेंगे अब तो यही है बस, ली चैटलियर है तो और भी, लेकिन यस पहले तो के की हम देखें। पेन उठाए बिना कोशिश करिए। मुझे पेन तो नहीं उठाना पड़ा, पूरी डीपीपी 3 में आपको पेन नहीं उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। कहीं कोई मैथमेटिकल मैंने गंदे पॉइंट्स दे दिए तो बात अलग है, राइट? तो आई होप दिस आइडिया इज गुड कि आप लोग अभी नोट ना करें, क्वेश्चंस के आंसर आ जाए। चलो अब इतने इजी क्वेश्चन में आपको नहीं छोड़ सकती, ऐसे क्वेश्चन 12-15 हैं, आप आराम से कर लोगे। मैं आपको चूज, दोनों जो क्वेश्चन मैंने कराए दोनों डीपीपी के हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन में बस थोड़ा सा फर्क और कर दूंगी मैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, अगर आपको याद हो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम को लेके मैंने अभी तक सिर्फ एक बात बोली है। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? के। कोई मेरे से पूछे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, लिख के मत आना के, लेकिन के में सारी बात है। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम concentration of products divided by reactants raised to power stoichiometric coefficient is fixed or constant। यही है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या किसी चीज से इक्विलिब्रियम पे कुछ इफेक्ट हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है, वो तंग हो सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है? यस। फैक्टर्स का मतलब है आप अच्छे खासे सेटल्ड इक्विलिब्रियम को, एक डब्बे में इक्विलिब्रियम आया हुआ है PCl5 PCl3 और Cl2 का, प्रेशर गॉज की निडल दिखा रही है 4 घंटे बाद टिक गई, वो ना इधर हो रही है ना इधर, मींस इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। अब मैं कुछ करके इसको डिस्टर्ब कर सकती हूँ, निडल को हिला सकती हूँ, यस वो फैक्टर्स पढ़ने हैं। थोड़ी देर के लिए हिलेगी, वापस डेस्टिनी है, के पे तो पहुंचना है। तुम कुछ ही कर लो के नहीं बदलेगा, ये मत सोच लेना इन फैक्टर से के बदल रहा है। तुम कुछ भी कर लो के नहीं बदलेगा। हाँ, टेम्परेचर अगर तुमने बढ़ाया घटाया पूरे सिस्टम का तब के बदलेगा बस। तो अब आपके पास कंडीशंस अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, पहली कंडीशन क्या आती है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये पिछली क्लास तक तो मैंने जबरदस्ती आपकी क्यूरियोसिटी रोक के रखी हुई है कि ऐसा कैसे हो सकता है आप एक रिएक्टेंट डबल कर दो ट्रिपल कर दो के पे असर नहीं पड़ रहा। के की वैल्यू में रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन आप पुट करते हो, मैं अगर एक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो के बदलना चाहिए। इस क्यूरियोसिटी को मैंने सबकी स्नब करके दबा के रखा हुआ है कि ली चैटलियर में बात करूंगी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, दीज आर द 5 फैक्टर्स, अभी कोई नोट नहीं कर रहा। ये 5 फैक्टर्स ने किसी ना किसी तरीके से इक्विलिब्रियम को असर डालते हैं, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब करते हैं। डेस्टिनी तो उसकी फिर से क्या है? के। जाएगा तो वो के पे आधा घंटा और लगा लेगा, 2 घंटा और लगा लेगा, इसलिए मैं कहती हूँ के नहीं बदलता, क्यू हो जाता है, वो बदल के क्यू हो जाता है। और फिर वो क्यू तुम छोड़ के जाओ उसको, कुछ ना कुछ ऐसा मैनेज करेगा, वापस के पे आ जाएगा। के इज लास्ट, के पे सबने जाना है। तो अगर किसी की कॉन्सेंट्रेशन छेड़ दो डिस्टर्ब होगा। टेम्परेचर का मतलब यहाँ वो वाला टेम्परेचर नहीं है, यस टेम्परेचर बदलोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी होगा और उसकी डेस्टिनी है वो वापस भी आना चाहेगा। यहाँ टेम्परेचर के बजाय ज्यादा बेटर वर्ड होगा हीट। जब मैं ये लूंगी तब बात करूंगी फर्क क्या है दोनों में, ठीक है? तीसरा, प्रेशर बढ़ा घटा दो भाई, गैसेस की सेहत पे असर पड़ जाएगा, गैसेस का तो केपी बदल जाएगा प्रेशर बढ़ाने घटाने से। केपी में आप प्रेशर पुट करते हैं, तो आप कंटेनर पे प्रेशर बढ़ा दोगे तो सारे पी बढ़ जाएंगे, तो मेरा केपी बदलना चाहिए। कैटलिस्ट अफेक्ट तो करता है, फास्ट ले आता है, के कोई नहीं चेंज कर रहा है इनमें से, सिर्फ डिस्टर्ब कर रहा है फास्ट। क्या मैं रिएक्शन मिक्सचर में कोई इनर्ट गैस जैसे हीलियम है, आर्गन है, नाइट्रोजन है डाल दूं, उसका कोई असर पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे? दीज 5 फैक्टर्स इज द टारगेट। तो अब मैं 1 बाय 1 फैक्टर लेती हूं तब तक जब तक आपके आंसर नहीं आने शुरू हो जाते, वही फॉरवर्ड बैकवर्ड वही क्यू के आएगा इसमें। तो इन 5 फैक्टर्स के असर को बताने के लिए मेरे पास आते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल वही है जो आज शुरुआत से बोल रही हूं। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है
और आपने उसको कोई भी चेंज किया, कौन सा चेंज, पिछले 5 में से कोई भी, आप उसको हीट कर दो, थोड़ा सा रिएक्टेंट लपक के डाल दो, आप थोड़ा सा प्रोडक्ट बाहर निकाल लो, आप उसमें कैटलिस्ट डाल दो, और कुछ नहीं तो एक इनर्ट गैस डाल दो, कुछ भी परेशानी आप इक्विलिब्रियम को दोगे, कुछ भी, उस सभी परेशानी को, एनी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, द इक्विलिब्रियम विल मूव इन ईदर डायरेक्शन। या इक्विलिब्रियम उसको अंडू करने के लिए फॉरवर्ड जाएगा, या इक्विलिब्रियम उसको अंडू करने के लिए बैकवर्ड जाएगा, बट वो अंडू करेगा, आप कितना ही डिस्टर्ब करते रहो। मूव इन ईदर डायरेक्शन टू अंडू दैट डिस्टर्बेंस इम्पोज्ड। आप जो भी डिस्टर्बेंस इम्पोज करोगे उसको वो अंडू करेगा। लास्ट क्लास तक मैं बोलती रही हूँ, टेम्परेचर बदल देंगे तो के बदल जाएगा। बदलना अलग होता है, बदलने का मतलब जिस थर्मोस्टेट में आपने रखा हुआ है, जिन कंडीशंस में आपने रखा है, उसका आपने 700 केल्विन टेम्परेचर किया और इंतजार किया, उसको इक्विलिब्रियम में आने दिया। अब आप उसके नीचे थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए बर्नर लगा के निकल लेते हो, तो उसका, उस इक्विलिब्रियम के लिए कौन है 700 केल्विन। आपने थोड़ी देर के लिए उसको हीट दिया तो टेम्परेचर बदलने की कोशिश की, वो उसको अंडू करेगा, वापस से 700 केल्विन पे आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कंडीशन है, थर्मोस्टेट है, वो 700 केल्विन पे सेट है। इक्विलिब्रियम अटेन आपने कितने पे आने दिया? 700 केल्विन पे। जितने पे आपने इक्विलिब्रियम आने दिया वो फिक्स हो जाएगा उसके बाद। हाँ, पूरे थर्मोस्टेट को ही आप 740 पे ले आएंगे अगली क्लास, कि अगर मैं टेम्परेचर दो अलग अलग जगह सेम रिएक्शन करूं, आप डिफरेंस समझिएगा। एक जगह पे मैंने अमोनिया बनानी शुरू करी, हेबर प्रोसेस 700 केल्विन, दूसरी जगह पे मैंने अमोनिया बनानी शुरू करी 800 केल्विन, दोनों का के अलग होगा, क्योंकि शुरू से आपने इक्विलिब्रियम आने के वक्त ही शर्त रख ली कि बेटा तेरा टेम्परेचर ये है। अब आप बर्नर लगा के उसको हीट कर रहे हैं तो वो 800 केल्विन को ही रेफरेंस मानेगा या वो 700 केल्विन को रेफरेंस मानेगा। कितनी बढ़िया बात निकाल के दी मुझे। तो यानी कि तुम कुछ भी कर लोगे, तभी मैंने पिछली क्लास तक रटाई है ये बात, के नहीं बदलेगा। क्योंकि तुम लोगों को अजीब ही लग रहा होगा, कंसंट्रेशन बढ़ा घटा के भी नहीं बदलेगा। यस, नहीं बदलेगा, क्योंकि ली चैटलियर ने आके बताया इसीलिए नहीं बदलेगा कि उसके अंदर एक बड़ा गजब का मैकेनिज्म है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बदलने देगा ही नहीं, अंडू कर देगा उसको। ऐसे कैसे? अब एक एक फैक्टर लेते हैं और साथ साथ क्वेश्चंस लेते हैं। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन बदल के देखेंगे। चारों की 2-3 क्वेश्चन तुमसे भी क्रिएट करवाऊंगी आज। मान लीजिए ये है, मैं इतने लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन में जाऊं, पहले ओरल करते हैं फिर बात करेंगे। ये एक अच्छा खासा इक्विलिब्रियम अटेन्ड है। अब आप क्या करते हो, अचानक मेरा मन किया, मेरे को ए पड़ा हुआ मिल गया लैब में एक्स्ट्रा, कौन छोटा सा ए संभाले, चलो इसको भी रिएक्शन मिक्सर में डाल देती हूँ, निपटाओ। मैंने अचानक ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, अच्छा खासा इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका था वहां पे। ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते ही क्या होगा? के डिस्ट्रॉय हो गया, क्यू बन गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया मैंने। के विल चेंज, के तो चेंज हो ही नहीं सकता जी, टेम्परेचर फिक्स है। तो वो जो के चेंज होके किस में जाएगा? क्यू में। आई विल फाइंड इट्स वैल्यू टू बी डिस्टर्ब। तो वैल्यू जब भी डिस्टर्ब होगी वो क्या बन जाएगी? क्यू। अब आपको पता है जो भी क्यू बनेगी, आप मुझे बताइए, ये सब मत पढ़ना, ये किताबी है। ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते के बदल के क्या हो जाएगा? क्यू। वो बड़ा होगा के से कि छोटा? वेरी ऑब्वियस, डिनोमिनेटर में है। क्यू छोटा, छोटा क्यू के पे जाने के लिए क्या करता है? फॉरवर्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड में भागेगा। क्या करने के लिए? टू अंडू दिस। अंडू क्यों करना है भाई? क्यू को वापस के में आने का क्या मतलब है? तुमने जो डिस्टरबेंस किया था मैं उसको अंडू करूंगा। किसी को ये लैंग्वेज नहीं समझ आती तो और इजी लैंग्वेज, कोई मेरे जैसा बैठा हो, मैंने तो 11th में यही गुजारा चलाया था, जो चीज बढ़ाओगे उसी को तो अंडू करना है। इसको अंडू करने का मतलब, तुमने ये बढ़ाया, इसको कंज्यूम कर लूंगा मैं। रिएक्शन कहेगा तुम ये बढ़ा रहे हो, मैं इसे कंज्यूम करूंगा। कंज्यूम करने के लिए कहां जा रहा है? फॉरवर्ड। आप बी को बढ़ाओगे, रिएक्शन कहेगा नो प्रॉब्लम, मैं बी को कंज्यूम करूंगा। कहां जाएगा? फॉरवर्ड। आप दोनों को बढ़ाओगे, फॉरवर्ड। अगर आपने डी को बढ़ाया, दैट्स इट। अब ये लिखना ना लिखना doesn't not make any sense, क्योंकि no question paper will ask you why. Every question will ask you what will be the effect of increasing फलाना concentration. कोई नहीं वाई पूछता, ये हमारी मजबूरी होती है, हमें वाई बताना होता है। ये 12th तक जाएगी चीज, काफी चैप्टर्स में।
कि अब आप जो बढ़ाओगे उसने उसको कंज्यूम करना है। आपकी मर्जी है, आप मेरा बाद वाला एक्सप्लेनेशन ले कि आप मेरा पहले वाला एक्सप्लेनेशन ले। अंडू करना है, आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे उसको अंडू करेगा, आप प्रोडक्ट बढ़ाओगे उसको अंडू करेगा। मैं एज इंडस्ट्रियलिस्ट इसका कितना तगड़ा फायदा उठाऊंगी। हेबर प्रोसेस, मेरे को अमोनिया बनाना है और मुझे पता है 50% अमोनिया नहीं बनता, वापस लौटना शुरू कर जाता है। और एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मेरा रॉ मटेरियल वापस आ जाए तो मेरी मैन पावर, मेरा बिजली का बिल, मेरा बिल्डिंग का सब कुछ वेस्टेज हो जाता है, आधा एफिशिएंसी हो जाती है। मैं क्या करूंगी, साथ के साथ अमोनिया हिलाती जाऊंगी, निकालती जाऊंगी। मैं क्या कर रही हूं, लगातार एक छोटा सा पाइप लगा के जैसे अमोनिया बनी निकाल लिया। मैं तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कमी करे जा रही हूँ, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करे जा रही हूं। अब आप मेरे को बताओ, अभी तो इंक्रीज चल रहा था समीर, अगर मैं किसी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करूं, उसको अंडू करने के लिए रिएक्शन क्या करेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को उतना ही इंक्रीज करेगा। मैंने ये खेल चालू कर दिया। अगर मैं अमोनिया साथ की साथ कंटेनर में से नहीं निकालूंगी तो मेरा नुकसान होगा। इसीलिए अमोनिया बनते ही मेरे को टैंकर से उसको बार बार अलग करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन, जैसे ही लाइट जाती है किसी प्लांट में ये सारा सिस्टम बंद होता है। रॉ मटेरियल तो बड़े बड़े बर्नर्स और बड़े बड़े फर्नेसेस में पड़ा है, और मेरा वो अमोनिया निकल के जो जा रहा है पावर की सप्लाई की हेल्प से किसी और कंटेनर में, वो बंद तो अमोनिया पड़ा पड़ा इकट्ठा होगा और वो बैक मार जाएगा, और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा कि मेरा आज की डेट में इतने लाखों का नुकसान होगा, क्योंकि अमोनिया बना बनाया मैं अलग नहीं कर पाई। लाइट नहीं थी, आज पावर फेलियर था, वापस चला गया। बिग लॉस टू इंडस्ट्रियलिस्ट। सो इसका ये फायदा मैंने उठाया कि आप, ठीक है, ली चैटले प्रिंसिपल लेट आया, जब आया उसके बाद मुझे पता लग गया कि मैं इक्विलिब्रियम के रिएक्शन को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। इन शॉर्ट, इन दोनों, अब मेरे सेंटेंस पूरे करेंगे, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, रिएक्शन कहां जाएगा, इन दोनों की घटाई तो कहां जाएगा, फॉरवर्ड। क्लियर है सबको, इंक्रीज डिक्रीज। मैंने इतने सालों में कभी भी ली चैटलियर किताबी तरीके से नहीं पढ़ाया, इतने सालों में, फिर भी कुछ बच्चों को होता है शौक, लिख दिया है, घर जाके नोट कर लेना इफ यू नीड इट। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो हो गया, स्टिल क्वेश्चन तो पूछने ऐसे तो मजा नहीं आएगा। फर्स्ट, अनंत केशव, if R is added, what will happen to already established equilibrium? केशव, अनंत, परीक्षित, बैकवर्ड। भाई तुम आर बढ़ा रहे हो, प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो, उसको अंडू करने के लिए क्या कहेगा, मैं कम करूंगा, उल्टा काम करना है मैंने। लेकिन हर जगह उल्टा नहीं होता, ये बता दूं, कहीं आपको मैं एक बार उल्टा बता दूं तो पांचों फैक्टर में उल्टा ही करा दूं, नहीं, ओनली इन कॉन्सेंट्रेशन थिंग, राइट। सेकेंड, अब ऐसे क्वेश्चन भर भर के किलो के भाव हैं डीपीपी 3 में, आप खुद करेंगे। डाउट्स मोस्ट वेलकम, अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे सर्टेनली, वो हम क्लास में लेंगे क्योंकि उसकी अप्रोच सिखानी होगी। सेकंड, अब आप समझ गए होंगे मैं टेम्परेचर, कौन सी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। एक बार किसी एक टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, उसके बाद अगर मैं सिस्टम को हीट देती हूं तो ये टेम्परेचर तब बढ़ाने की कोशिश या हीट देने की कोशिश है, ना कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंट टेम्परेचर को मैं छेड़ रही हूं, नहीं। कोशिश तो वही हो रही है, मैं हीट करके बीकर का टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, थर्मोस्टेट का 700 केल्विन ही है। आई एम इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम, नॉट द कंडीशन। क्लियर। तो अब इसको भी मेरे को एक आसान तरीका, ये मेरा ही खोजा हुआ है, किताबें ऐसे नहीं बताती हैं। हाँ, एक प्रदीप बुक में शायद ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि हमें भी ये तरीका जिन्होंने पढ़ाया था वो प्रदीप के ऑथर ही हैं, मेरे जो टीचर होते थे केमिस्ट्री के पोस्ट ग्रेजुएशन में, धवन सर, तो ये तरीका उन्होंने ही हमें पढ़ाया था और अब हम पढ़ते हैं उनकी बुक में, उन्होंने ही ये दे रखा है। अगर कोई रिएक्शन टेम्परेचर आप उसका डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो, हीट देते हो, तो कोई रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागेगा डिपेंड करेगा, वो एक्सो है कि एंडो। इस सारे पे बाद में फोकस करते हैं, पहले मेरी बात पे ध्यान देना। मान लीजिए कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है सौरेश, व्हाट डू आई मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक, इसका मतलब क्या होता है? जिसमें कनुष क्या होता है, इवॉल्व, बाहर निकलती है, एक्सो होता है। पता नहीं, मेरे को लगता है कि बचपन से आपको ये पता होगा एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है, पानी का बाहर निकलना। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सो एक्सटर्नल से निकला हुआ वर्ड है, एक्सटर्नल इज एक्सो। तो एक्सोथर्मिक होता है जब हीट इवॉल्व होती है। मैंने शायद पूछा था एंडोथर्मिक। एंडो मतलब
इनसाइड। कार्तिक सीधे बैठिए और यहां देखिए, नहीं तो जाओ घर, मेरे को सारी क्लास तुम पे नहीं लगानी, नहीं तो जाओ घर। एंडो का मतलब है हीट एब्जॉर्ब हो। हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है? वो रिएक्टेंट है, वो एक रॉ मटेरियल का हिस्सा है। अगर मेरे को हेबर प्रोसेस में अमोनिया बनाना है, कांटेक्ट प्रोसेस में SO3 बनाना है, और कोई मुझे कहे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो मैं मेंटली प्रिपेयर होंगे, भाई इसको हीट देनी है, इट्स अ रॉ मटेरियल नीडेड, इट्स अ रिएक्टेंट। अब सारा कुछ पिछले टॉपिक का लगा देती हूं। अगर कोई रिएक्शन, ध्यान से सुनना, वहां बाद में जाएंगे, एंडोथर्मिक है तो हीट क्या है? रिएक्टेंट। अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपने क्या बढ़ाया? आपने रिएक्टेंट बढ़ाया। रिएक्टेंट बढ़ाया तो क्या होगा? अंडू करने के लिए उसको कंज्यूम करेगा। मेरे तो मजे आ गए, मैं तो हीट कर करके रिएक्शन का प्रोडक्ट बढ़ाई जाऊंगी। यस। तो अब इसको यहां पर थोड़ा सा यहां समझा देती हूँ, जिनको मेरे हाथों से ना समझ आया, फास्ट बोल गई हूँ। ये एक रिएक्शन मैंने अब के नहीं, पहले चलो एक्सो ले रखा है, अब के मैं ले लेती हूँ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है मतलब क्या? हीट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी अगर मैं एक बीकर में दो चीजें मिला रही हूं, A+B, मुझे पता है उससे C+D बनेगा, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए बीकर गर्म होगा बहुत, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है। मैं मेंटली प्रिपेयर रहूंगी, मेरे को ग्लव्स पहनने पड़ेंगे उसको हाथ लगाने से पहले, रहूंगी ना मेंटली प्रिपेयर, क्योंकि हीट बाहर निकल रही है। इट इज अ प्रोडक्ट। इफ इट इज अ प्रोडक्ट, नाउ इफ समबडी आस्क यू बढ़ाओ इसका टेम्परेचर, तुम क्या बढ़ाओगे? पनव, क्या बढ़ाओगे इसका टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब? इसका टेम्परेचर, हीट। आप मेरे साथ नहीं हो इसलिए हीट बोल रहे हो, अगर आप मेरे साथ हो तो आपको पता चलेगा। समीर, क्या बढ़ा रही हो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूं तो? प्रोडक्ट। तो प्लीज बी विद मी, जब आप नोट नहीं कर रहे और मैं आप ही को देख रही हूं तो आप हिलोगे भी तो मुझे पता चलेगा। फील दिस प्रेशर, ठीक है? जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इट मींस हीट बढ़ा रहे हैं, एज पनव सेड। हीट बढ़ा रहे हैं मतलब आप प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो। प्रोडक्ट औकात से ज्यादा ले आए आप, तो वो क्या करेगा? अंडू करेगा और बैकवर्ड में जाएगा। अगर इस तरह से सोचोगे, ली चैटलियर का कोई क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा। मैंने तो अपनी पूरी अभी तक की लाइफ ऐसे ही चलाई है। ये तो बच्चों के लिए करना पड़ता है कि नहीं, लिखना भी है। इस चैप्टर में अगर लिखे बिना चलोगे, तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, और ये सारी दुनिया का वीक होता है। और मैं बता दूं, जिन लोगों के इधर उधर PCM टेस्ट अनाउंस हो गए हैं कि भाई इतना सिलेबस आएगा, उतना सिलेबस आएगा, कोप अप कर सको तो नथिंग बेटर देन दैट, क्योंकि रिजल्ट तो हमारा बनेगा। लेकिन इस चैप्टर की DPP छोड़ के अगर अब आप वापस से थर्मोमोल कॉन्सेप्ट लेने लगोगे, नो, नॉट एट ऑल। लेकिन जो बच्चे, मैं जानती हूँ कि बहुत बच्चे कोप अप कर सकते हैं, जो कोप अप कर सकते हैं उसके डाउट्स के लिए हमने क्या प्लान किया, आपको किसी का भी PCM टेस्ट देना है, मोस्ट वेलकम। 1 से 2 में उसके डाउट्स नहीं लिए जाएंगे। सुबह 11 से 12 के बीच जरूर आप कोई मोल कॉन्सेप्ट, कोई थर्मो, क्या प्रॉब्लम है, मेरा ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किसी और के डंडे से, व्हाट एल्स आई कैन आस्क। बट 1 से 2 का टाइम आप स्टाफ का नहीं खराब करेंगे, वो टाइम इक्विलिब्रियम के लिए है। तो अब आपके पास, यानी कि इसमें अगर किसी को शॉर्टकट नोट चाहिए होंगे, PDF में है, अपने खुद बना लेना चाहे तो। आपने एक्सो में टेम्परेचर जब इंक्रीज किया, एक प्रोडक्ट इंक्रीज किया, प्रोडक्ट इंक्रीज किया तो K इंक्रीजेस टू Q। K नहीं इंक्रीज हुआ, K चेंजेस और इंक्रीजेस टू, नॉट न्यू K, टू Q। अब उसको अंडू करने के लिए Q को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा। Q को डिक्रीज होना है तो बैकवर्ड जाना पड़ेगा, मतलब मेरे पास बैकवर्ड जाएगा तब जाके इक्विलिब्रियम पहुंचेगा। इतने लंबे स्टेप में तो हम हो लेंगे कंफ्यूज। सीधी बात है, हीट एक्सो में प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, बैक मारेगा। इससे ऊपर मुझे लगता नहीं जरूरत है, मेरे को तो आज तक पड़ी नहीं। तो ये नोट करना आपकी पर्सनल चॉइस होगी, क्वेश्चंस में अपने आप हो जाएगा। फिर भी चलिए अपने तरीके से बताइए, अभी करना कोशिश फॉरवर्ड। तो मंडे को स्कूल में टेस्ट है, कब है? इस पे कम से कम 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। ली चैटलियर, ली चैटलियर के बिना चलता ही नहीं है स्कूल का कोई भी, वो मत गलत करके आना। सो आपके पास ये बैकवर्ड जाएगा कि फॉरवर्ड, फिर से बताइए। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप एक रिएक्टेंट कम कर रहे हो। रिएक्टेंट कम कर रहे हो तो रिएक्शन क्या कहेगा? मेरे को तो वापस चाहिए मेरा रिएक्टेंट जो कम किया, वापस चाहिए, तो लो भाई, प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बैकवर्ड आएगा रिएक्शन। क्लियर है सबको? हो जाएगा? प्रांशी क्लियर है? बैकवर्ड है, अगर किसी को डाउट है तो आई एम स्टिल वेटिंग। बैकवर्ड है, एवरीवन गुड टू गो? तो 2 फैक्टर्स हो गए, 3, एक फैक्टर तो हमने पढ़ना ही नहीं है, कैटलिस्ट वाला, वो आपको पता है, सिर्फ अर्ली है।
जल्दी ला देता है कैटलिस्ट किसी तरह से, कोई और चेंज नहीं करता। तो रह गए आखिरी के 2 फैक्टर। ये फैक्टर में पिछले सारे एजम्पशंस को साइड में रखते हैं। मैंने कोशिश की कि मैं टेम्परेचर वाले फैक्टर को कंसंट्रेशन के साथ रिलेट कर दूं कि बच्चों को 2 फैक्टर की जगह एक ही याद हो तो उनका काम चल जाए। कैटलिस्ट वैसे ही नहीं याद करना। यहां थोड़ा इत्मीनान से, ध्यान से, पिछला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं। मान लीजिए एक ऐसा रिएक्शन, गैसियस मिक्सचर है, आपने क्या किया, मैं इसको डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगी। आपने सडनली एक अच्छे खासे अटेन्ड इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए उसका पिस्टन दबा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। तो केपी में पी तो होता है, तो केपी डिस्टर्ब तो होगा एक बारी को, क्यूपी में जाएगा, बट वो अंडू करके वापस के में तो लौट के आएगा। तो कैसे, क्या समझते हैं? अगर आप प्रेशर को कुछ भी चेंज करते हो, बढ़ाना घटाना जो भी, उसको अंडू करने का रिएक्शन का अपना एक अलग तरीका है। उसको अंडू करने के लिए क्या, आप ये सोचो आपके ऊपर बढ़ा प्रेशर, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ा तो आप क्या करोगे? सिलेबस कम कर दिया। बच्चों पे प्रेशर पड़ा तो क्या किया सरकार ने? बच्चों को कुछ नहीं किया, सिलेबस कम कर दिया। प्रेशर कम हो गया, आपको प्रेशर कम फील हुआ, लेकिन हमने तो प्रेशर बढ़ाया है। हमने तो एग्जाम्स की 2 शिफ्ट डाल दी आपके लिए, हमने तो पता नहीं क्या क्या काम कर दिए, टफ कर दिया पेपर का लेवल। प्रेशर बढ़ाते ही नेचर में एक, रिएक्शंस के नेचर में क्या है, उसको अंडू करने के लिए वॉल्यूम कम कर देते हैं कि चलो बेटा प्रेशर तो बढ़ाना मजबूरी है, तो हम एक काम करते हैं, हम कुछ और कम कर देते हैं। सेम इज हेयर, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, वो प्रेशर के किसी भी चेंज के लिए वॉल्यूम को बदल देता है। जैसे एग्जाम के प्रेशर को आप लोग ले पाए, हमने सिलेबस चेंज कर दिया। तो प्रेशर के चेंज के लिए क्या चेंज होता है? वॉल्यूम। अंडू करने के लिए प्रेशर और वॉल्यूम वैसे भी प्रोपोर्शनल है, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटता है, बड़ा नॉर्मल सी बात है। तो खैर देखते हैं क्या किया, इसको समझना पड़ेगा, है ये भी एक फ्रेज का सिर्फ समझने की बात है। एक अगेन हेबर प्रोसेस है, अमोनिया बन रही है, और मैं आपको पहले ही कह दूं जी ये तो आपका एक्सोथर्मिक है, तो आप पहले ही, और आपसे अब पूछती हूं मैं, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब पक्का हीट एज प्रोडक्ट है? ये लो टेम्परेचर पे कामयाब है एज इंडस्ट्रियलिस्ट की हाई टेम्परेचर पे? यही क्वेश्चन है डीपीपी 3। ठंडा रखो इसको। क्यों? कंटेनर को ठंडा रखने का मतलब क्या है? जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो, अब हीट को ले जाने का कोई पंप तो है नहीं, जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर सामने तुमने आइस कोल्ड लगा दिया, या ठंडा रखा या कम टेम्परेचर पे रखा, मतलब लिटरली ठंडे रखने का मतलब ही नहीं कि बर्फ में डाल दो, कम टेम्परेचर पे रखो। कम टेम्परेचर पे रखोगे तो क्या है, यहाँ पे जो 1200 केल्विन टेम्परेचर जितनी हीट निकल रही होगी, थर्मोस्टेट तो 700 पे है, उसको 700 पे बड़ी जल्दी आना पड़ेगा, मेंटेन किया हुआ है। 1200 वाले को जो भी फ्रीजर मैंने रखे हुए हैं, जो भी मैंने थर्मोस्टेट रखा हुआ है, उस पे आना पड़ेगा। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या सलाह दोगे? यही क्वेश्चन है आपके सर सारे स्कूल पेपर और डीपीपी 3 में यही है। व्हाट आर द कंडीशन टू इंप्रूव द यील्ड ऑफ अमोनिया इन हेबर प्रोसेस? पहली कंडीशन क्या दूंगी मैं? सिंस इट इज एक्सोथर्मिक, और ये क्वेश्चन में दिया होगा कि एक्सोथर्मिक है, इट विल बी गिवन टू यू। सिंस इट इज एक्सोथर्मिक, कीप टेम्परेचर लो, रेगुलर इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज टू, रेगुलर रिमूव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। आगे इस तरह के 8 से 10 क्वेश्चन थे, मैंने डिलीट कर दिए, 5 या 6 पे ले आई, एक चीज नहीं पूछ सकती। तो ठीक है, अब प्रेशर पे आते हैं, लौटते हैं। प्रेशर अगर आप इस पे इंक्रीज करोगे तो चेक, प्रेशर इंक्रीज किया तो इनको जगह कम मिली आपस में, प्रेशर इंक्रीज करते ही उसको अंडू करने के लिए वॉल्यूम भी ये अपना अपना कम कर लेंगे कि चलो एडजस्ट कर जाते हैं, हम अपने मॉलिक्यूल्स को थोड़ा पास बुला लेते हैं कि नहीं लड़ते आपस में, जगह के लिए रिपल्शन नहीं क्रिएट करते। प्रेशर जैसे ही बढ़ाओगे उसको अंडू करने के लिए सिस्टम क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल्स गैस के या रिएक्शंस क्या करेंगे, सारे रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाले क्या करेंगे, अपने वॉल्यूम को कम की तरफ ले जाएंगे। वॉल्यूम कम की तरफ कैसे जाएंगे? कितना सिकुड़ लेंगे वो भाई, उसकी भी एक लिमिट है, वो तो सिकुड़ तो रहे हैं लेकिन उनको तो अंडू करना है। अंडू करने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में भागेगा जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? हमें तो यही पता है, नंबर ऑफ मोल्स पे। साई अंश, प्रोडक्ट की साइड की रिएक्टेंट साइड, कहां नंबर ऑफ मोल्स कम है गैसेस के? प्रोडक्ट की साइड। यहां पर गैसियस मोल कितने हैं? इसकी मुझे प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, मुझे पता है क्योंकि आपके लिए बहुत नया है। और यहां कितने हैं? 4।
जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे रिएक्शन वहां भागेगा जहां वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम कहां है? जहां गैसेस के मोल्स कम है। रिएक्शन विल रश टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये आपको जरूर नोट करना पड़ेगा, अभी नहीं, पीडीएफ से जब अपलोड होगा। ये किताबों में ऐसे नहीं दिया होता, बहुत ही इनडायरेक्ट एकदम से एक लाइन दे दी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ऐसे लिखा मिलेगा। ये मिसिंग होगा बुक्स में। तो प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन कहां भागेगा? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो मैं किसी को अगर अमोनिया ज्यादा बनाना है तो मैं क्या बोल सकती हूँ? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। चेक। लो टेम्परेचर इसलिए कि एक्सो है, टेम्परेचर ठंडा ही रखो, उसका बाहर निकलता रहेगा गर्मी उसकी, और कमी होती रहेगी हीट की, और फॉरवर्ड भागता रहेगा। और प्रेशर कम कर दो। प्रेशर कम करने का मतलब क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, प्रेशर हाई कर दो। प्रेशर हाई करने का मतलब क्या है? वो अपने आप कहां भागेगा? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इंडस्ट्रियलिस्ट की। अमोनिया बनाना था, उसका खर्चा बच गया। ठीक है, तो इसमें अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं प्रेशर के केसेस में। प्रेशर मेरे को इसको फॉरवर्ड लाना है। क्या करूं? प्रेशर बढ़ाऊं, घटाऊं कि अनचेंज्ड? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स एक ही हैं। इधर भी दो उधर भी दो। प्रेशर हैज, इस पे काफी क्वेश्चन मिलेंगे। यही है, डीपीपी 3 सारी थियोरेटिकल है कि इस केस में प्रेशर की वजह से रिएक्शन में डिस्टर्बेंस ही नहीं है। ना वो फॉरवर्ड भागेगा ना वो बैकवर्ड। बढ़ाई जाओ, तुम्हें जितना खर्चा बढ़ाना है बढ़ा लो, प्रेशर बढ़ा बढ़ा के, घटा घटा के। तो इसको तो हम नॉर्मल प्रेशर पे ही लेंगे। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ने एचआई बनाना है तो वो क्या करेगा? नॉर्मल प्रेशर पे। कोई फायदा ही नहीं हो रहा उसको। हाँ, उसको इस चीज से फायदा होगा, ये रेगुलर रिमूव करते रहो तो फॉरवर्ड भागता रहेगा। शगुन, प्रेशर बढ़ाऊं के घटाऊं? मेरे को SO3 बनानी है, इंक्रीज। बाकी लोग बताइए, वॉल्यूम कम किधर हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। बैलेंसिंग बैलेंसिंग चेक कर लेना। अब हम ये भी धोखा देंगे, हम बैलेंस देंगे ही नहीं, तो तुम्हें बैलेंसिंग भी चेक करनी होगी। क्लियर? सुहानी हो जाएगा। तो अगर मेरे को इसमें प्रेशर, आप लोगों ने कहा इंक्रीज, प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किधर भाग रहा है? फॉरवर्ड। आपसे ये नहीं पूछते, बस आपसे ये पूछते हैं टू इंप्रूव ईल्ड ऑफ SO3, टू इंप्रूव ईल्ड ऑफ अमोनिया, व्हाट शुड वी फॉलो? तो प्रेशर की कंडीशन में तो आप बताओगे इंक्रीज प्रेशर विल इंक्रीज द ईल्ड ऑफ SO3। प्रेशर का इफेक्ट आ गया सबको? एक तरफ से तो आ गया नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि सॉलिड तो के की टर्म में आता ही नहीं है। थोड़ा सा कह सकते हो कि हाँ मैंने इतनी जगह छोड़ रखी है, शायद न्यूमेरिकल हो, सोचना पड़े। नहीं, सॉलिड का कोई असर नहीं है इक्विलिब्रियम KC/Kp पे, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन में सॉलिड आता ही नहीं है। तो नो इफेक्ट। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एडिंग CaCO3 ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2? नो इफेक्ट। अगर मैं पूछूं वाई, तो क्या लिख के देंगे? बिकॉज सॉलिड के आगे एक वर्ड के आगे भी बढ़ो, रिएक्टेंट इज सॉलिड नहीं। बिकॉज KC एक्सप्रेशन डू नॉट इन्वॉल्व सॉलिड टर्म्स, rather KC expression assumes solid terms, concentration terms to be unity। अच्छा आंसर ये है। और उसके बाद आपको यहां पे दिखाना भी चाहिए बिकॉज KC डू नॉट डिपेंड ऑन CaCO3। ठीक है, KC का एक्सप्रेशन क्या लिख के दोगे आप? सिर्फ concentration of CO2, nothing else, because KC का एक्सप्रेशन CaCO3 नहीं इन्वॉल्व करता। वो उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, वो उसको अफेक्ट ही नहीं करेगा, तो उसको अंडू करने के लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड जाना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आए, इनमें से किस में इक्विलिब्रियम इस वजह से अफेक्ट नहीं हो सकता, आपको ढूंढना चाहिए। ठीक है, वो आपको मिलेगा। चलिए एक और क्वेश्चन, डीपीपी में ढूंढने मत लग जाना कौन सा क्वेश्चन है, ये मेरे को कराना पड़ेगा ये क्वेश्चन, वरना डाउट में लाओगे तुम लोग। ये शायद डीपीपी में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आप खुद जब PDF नोट्स बनाएंगे आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे साथ ऐसे मिलेंगे बहुत क्वेश्चन। सामने इक्विलिब्रियम देख लो क्या है। ठीक है, अभी डीपीपी में उलझना मत बच्चों, अगर बांटी है तो इसीलिए कि पहुंच जाए सबके पास। इक्विलिब्रियम देख लिया क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्या असर पड़ेगा अगर मैं वॉल्यूम को डबल कर दूं?
देखिए मैं ली चैटलियर पढ़ाते पढ़ाते प्रेशर के बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाई हूं, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल ही कुछ अलग छोटी सी चीज है। तो पहले मेरे को ये इसकी वैरायटी चेक करनी है कि क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले तो सोचना पड़ेगा क्या वॉल्यूम कुछ इफेक्ट करता भी है इस इक्विलिब्रियम के के को। लेट्स चेक। तो पहले तो मैं के का एक्सप्रेशन लिखूं। हाउ कैन आई फॉरगेट स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। यही पूछ रहे थे तुम उस वक्त क्वेश्चन। डीपीपी 1 में भी एक क्वेश्चन चला गया गलती से इसका, तो वो छोड़ दीजिएगा, अब तो कर लीजिएगा, वो डाउट के लिए अब रखिएगा मत, अब हो जाएगा। यही गया हुआ एक्चुअली मिलता जुलता है। तो अगर मैंने वॉल्यूम को डबल कर दिया तो ये सारे वी डबल हो गए। वो मैं बाद में सोचूंगी, थियोरेटिकल क्वेश्चन है कौन सा न्यूमेरिकल जो मैं 2 पुट करूं। तो पहले तो मैं देखूंगी ये वॉल्यूम वी स्क्वायर और नीचे भी वॉल्यूम क्या है, वी स्क्वायर। चेक कर लो एक बार। नहीं, इधर 2 है, देख लेना बच्चों ये। तो ये वाला वी और ये वाला वी तो काट ही दो, दोनों स्क्वायर है, एक ही वी बच गया। अच्छा वो डिनोमिनेटर की भी डिनोमिनेटर में है तो कहां आ जाएगा, इसके लिए पेन नहीं उठेगा, मेरी मजबूरी है, मुझे दिखाना है। आप लोग तो हवा में करोगे इसको आज के टेस्ट में। तो ये वी ऊपर, क्या के प्रोपोर्शनल है वी के, यस। तो रिएक्शन तो डिस्टर्ब होगा, कितना और क्या वो पूछा है मुझसे। अगर मैं इसके वॉल्यूम को डबल कर दूं तो के विल शिफ्ट टू क्यू, और क्यू क्या हो जाएगा, बड़ा। क्यू बड़ा हो जाएगा तो रिएक्शन किधर भागेगा, सोचना ये पड़ेगा। दिस इज नॉट न्यूमेरिकल, लेकिन बहुत ठंडे दिमाग से फोकस से सोचना पड़ेगा, आसान नहीं होगा ये उस वक्त प्रेशर में। तो किया क्या उसमें मैंने, कुछ भी नहीं, ठीक। अच्छा बैकवर्ड लिखा हुआ भी था, सिर्फ ये देखा, एक्सप्रेशन सोचे बिना नहीं, सिर्फ एक ही चीज देखी मैंने, के वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप वॉल्यूम बढ़ाओगे के बढ़ के क्यू हो जाएगा, क्यू बढ़ा उसको लौट के पीछे आना पड़ेगा, वो बैकवर्ड पे जाएगा ही जाएगा। अंडरस्टूड। एक और देखना जरा, मैंने कुछ नहीं लिखा फॉरवर्ड बैकवर्ड, आप बताएंगे व्हाट इज द इफेक्ट इफ आई इंक्रीज द वॉल्यूम। करो कोशिश, अभी तेज, कार्तिक, नमन, चेतन। अच्छा फॉरवर्ड, लड़कियों। क्वेश्चन नंबर 7 सब्जेक्टिव। इसमें आप प्रेशर इनर्ट गैस में दोनों कंडीशंस दोगे मेरे को, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी कांस्टेंट प्रेशर पे भी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 7 ना, तो दिख गया ना के किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अब आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, देख लेना इंक्रीज ही लिखा है। वॉल्यूम जब आप बढ़ाओगे तो के क्या हो जाएगा, घट के डिक्रीज होके क्यू। अब क्यू आपने छोटा कर दिया, उसको तो ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी के पे जाने के लिए, आपने प्रोडक्ट कम कर दिए भाई, उसको प्रोडक्ट और बनाने पड़ेंगे, इट विल मूव इन फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन जेई नीट में इस पार्ट से कंपलसरी आता है, ब्लूप्रिंट है ये, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड आए चाहे वो थ्योरेटिकल आए, ब्लूप्रिंट है। इक्विलिब्रियम का ब्लूप्रिंट कहीं किसी ने दिया नहीं, लेकिन पिछले 25 सालों से ऐसा हुआ नहीं है। एक क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से, एक क्वेश्चन आयनिक, दो भी आ जाते हैं कई बार आयोनिक से। तो ये कोई मुश्किल तो नहीं था, बस के और वी का रिलेशन देखना है। बट खैर आप करोगे तो और बढ़िया प्रैक्टिस होगी आपकी। चलो जी, अब तक की, ये भी आपकी डीपीपी का क्वेश्चन है, अब तक की जितनी भी कंडीशंस पड़ी, एज इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे को सजेशन चाहिए क्या क्या करूं ताकि मेरे को अमोनिया की ईल्ड अच्छी से अच्छी मिले। फर्स्ट, हाँ मेरे को कंडीशन बोलो, टेम्परेचर का क्या करूं। अच्छा नहीं, मैंने पूछा वही है, टेक योर टाइम। यस, एक सेकंड चेतन, सारे लड्डू तुम ना ले लो, रुको। टेम्परेचर क्या करूं, घटा दूं, बस एक ही, एक जना एक ही फैक्टर देगा। टेम्परेचर घटाने से क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक देने का हमारा तरीका ये होगा, पता ही है, अब तो थर्मो पढ़ लिया। मतलब क्यू क्या है, वन ऑफ द प्रोडक्ट। आप ये रिमूव करते जाओ, हीट हटाने का क्या तरीका होता है, ठंडा कर दो। ठंडा करने का तरीका क्या है, टेम्परेचर कम कर दो। नियोनिका मुझे बताओ सेकंड फैक्टर, प्रेशर वाला। हाई प्रेशर, ओके। हाई प्रेशर का मतलब है लो वॉल्यूम साइड जाना है मेरे को, यस प्रोडक्ट में लो वॉल्यूम है। और कुछ समीर, प्रणव, यस रेगुलर रिमूवल ऑफ
NH3 मैं ये नहीं लिख रही रेगुलर एडिशन ऑफ रॉ मटेरियल, बड़ा ऑब्वियस हो जाएगा वो। कुछ और, हाँ मैंने वही तो बोला, मैं लिखना नहीं चाह रही कि N2 और H2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, बड़ा ऑब्वियस है वो, क्यों लिखूं, क्यों मैं अपनी एनर्जी लगाऊं, वो तो तुम लोग कर ही लोगे। वो तो बिना पढ़ा लिखा इंसान भी कह देगा अमोनिया ज्यादा कैसे बनाए, ज्यादा रिएक्ट करा दो, इसलिए वो मैं लिख नहीं रही। तुम लोग लिख लेना, मैं नहीं लिख रही। कुछ और, एनीवन? कैटलिस्ट। चौथी चीज आप क्या करोगे इसमें, एक कैटलिस्ट डाल दो। कोई पढ़े लिखे बैठे जिनको पता हो इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, आईसीएसई बोर्ड वालों ने पढ़ा हो कभी? गुड, कुछ तो है जो आईसीएसई वालों ने नहीं पढ़ा। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वो कांटेक्ट प्रोसेस में होता है, वो इसमें नहीं होता। खैर ये क्लास 12th में आ जाए। हाँ जी, कौन सा? मॉलिब्डेनम। चलो ये क्लास 12th में आ जाएगा आपके पास। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड तो खैर आपके ये अगले साल है, यही है अगले साल कि कौन सी कैटलिस्ट कहाँ। तो मेरे को इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट तो नहीं पढ़ाना, वो तो पता ही है। ये कोई इक्विलिब्रियम के को ऑल्टर नहीं करता कुछ सेकंड के लिए भी, ये सिर्फ हेल्प करता है इन अचीविंग इक्विलिब्रियम फास्टर। लास्ट फैक्टर बचता है इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। इसको एनसीईआरटी और कंपटीशन के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से अप्रोच करनी है। एनसीईआरटी ने एक ही पार्ट दिया लेकिन कंपटीशन ने दोनों पार्ट दिए। इस कंफ्यूजन में, क्योंकि पहले तो पूरा होता था, काफी स्कूल्स एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन बाहर का देते हैं क्योंकि वो इतना एफर्ट उनसे नहीं हो पा रहा कि एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया। तो चाहे एनसीईआरटी में नहीं भी है, ये पार्ट सभी को पूरा करना है कि स्कूल पेपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहा दोनों सिलेबसेस में। अगर मैं इनर्ट गैस डाल दूं तो क्या, ये आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझना पड़ेगा। तो मैं डायग्राम के लिए तो इधर आ रही हूं, लेकिन पहले बता दूं फैक्टर क्या है, इसकी हेडिंग क्या है, क्या दो हिस्से हैं। आप ये सोच के देखिए, एक अच्छे खासे रिएक्शन मिक्सचर में जहां इक्विलिब्रियम आया हुआ है, इनर्ट गैस डाल रही हूं। इनर्ट गैस कौन सी है? जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो लॉजिकली तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ना तो वो हेबर प्रोसेस में N2 को छुएगी, ना H2 को छुएगी, ना अमोनिया को छुएगी, कुछ इफेक्ट नहीं आना चाहिए। भाई कोई ऐसी रिएक्टिव गैस डाल दो, आगे ये क्वेश्चन मिलने वाले अच्छे वाले, कि ऐसी रिएक्टिव गैस डाल दी जो सिर्फ नाइट्रोजन को लेके बाहर चली जाती है, तो मेरा इक्विलिब्रियम तो इफेक्ट हो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ डाल दिया जो अमोनिया को रिएक्ट करके पता नहीं कुछ और बना देता है, मेरा रिएक्शन इफेक्ट हो जाएगा। बट मैं डाल क्या रही हूं? इनर्ट। तो इनर्ट गैस कभी भी रिएक्शन के किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को छूती भी नहीं है। फिर वो करती क्या है? वॉल्यूम घेरती है। या तो वो वॉल्यूम को डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि जगह तो बढ़ जाएगी, आपने मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है और इनर्ट गैस बढ़ा दी तो फ्रिक्शन अपने आप ऊपर आ जाएगा। और अगर आपने फिक्स वाला पिस्टन ढक्कन बंद कर रखा है और आपने इनर्ट गैस डाल दी तो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम पे असर आएगा, यानी कंडीशंस पे असर आएगा। वही तो पढ़ रहे हैं हम, कंडीशंस पे असर। यानी अगर आपने ऐसा ढक्कन लगा रखा है जो कस के बंद है, ना ऊपर हो सकता है ना नीचे, मतलब आपने क्या कर रखा है, बेटा वॉल्यूम तो नहीं बदलने देंगे हम, तुम डाल लो जितनी इनर्ट गैस डालनी है। और दूसरी कंडीशन, सॉरी, दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास इसमें, अगर तुमने स्मूथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है तो वॉल्यूम तो दबा के चेंज होगा, लेकिन क्या चीज चेंज नहीं होगी उसमें, दीवार पे कोई असर नहीं आने देंगे हम, प्रेशर सेम रखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। स्कूल पेपर कल ही मैं देख रही थी, सारे सब दे रखा है। तो इस टॉपिक को सभी लोग करेंगे। कंडीशन फैक्टर समझ गए क्या करने वाली हूं मैं? अब जरा डायग्रामेटिकली समझते हैं। मैंने सीधे एट कांस्टेंट प्रेशर ला दिया है क्योंकि वही मुश्किल है। एक सेकेंड, चलो मैं पहले तो कांस्टेंट वॉल्यूम कराऊं, बहुत ही बेसिक सा। अब अगर आपको मैं कहूं एक कंटेनर है जिसके अंदर 3 गैसेस 4 गैसेस इक्विलिब्रियम में है और इसका पिस्टन मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड है, रिजिड है, और इसके अंदर जो भी मैंने इनर्ट गैस डालनी थी डाली, और N2 प्लस H2 गिव्स NH3, कोई भी ABCD कोई भी रिएक्शन चल रहा है, और मैंने क्या कर दिया, कंडीशन क्या कर दी, वॉल्यूम नहीं बदलने देंगे हम। के एक्सप्रेशन में क्या चीजें आती है, मैं इसके लिए नहीं लिख रही, वैसे जनरल लिख रही हूं, ऊपर नीचे वॉल्यूम ही आता है और क्या आता है। के एक्सप्रेशन में आपने अभी देखा, या तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में आता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में आता है, लेकिन आपने वॉल्यूम को तो क्या कर दिया, फिक्स। वॉल्यूम नहीं बदल रहा, मतलब नो चेंज एट ऑल।
आप डाले जाओ इनर्ट गैस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब तक जब तक वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा। इसीलिए मैंने इसके नीचे कुछ नहीं लिखा। वाई? मैं यहां सिर्फ एक लाइन लिखूंगी, क्योंकि आप वॉल्यूम बदलने नहीं दे रहे। और केसी डिपेंड्स, केसी का डिस्टरबेंस इस सिनेरियो में किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे। वॉल्यूम आपने क्या कर दिया? कांस्टेंट। वॉल्यूम को आपने तंग नहीं किया, के डिस्टर्ब नहीं हुआ, आ जाए इनर्ट गैस। क्या क्या दिक्कत पड़ती है? कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, प्रेशर उसका बढ़ेगा वो अलग बात है, लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब मैं करूंगी, वॉल्यूम नहीं बदलने दूंगी, कंटेनर फट जाएगा वो अलग बात है। मेरा वो इक्विलिब्रियम पे असर नहीं है, वो तो सराउंडिंग वॉल तुम्हें मजबूत करनी पड़ेगी, वो तो कंस्ट्रक्शन हुआ। अंदर वाले इक्विलिब्रियम रिएक्शन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा तब तक जब तक आप वॉल्यूम को हिलने नहीं दे रहे। डाले जाओ, आपके बर्तन फट जाए, आपका कंटेनर फट जाए, दैट्स ओके। दाल तो वही रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कुकर फटले फटले, ठीक है, वहां कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर, कंडीशन बी, कांस्टेंट प्रेशर, ये देखिएगा, एक कंटेनर है जिसमें व्हाइट कलर मैंने दिखाया रिएक्शन मिक्सचर का, जो 3 4 5 गैसेस थी, 2 थी अंदर थी। रेड डॉट्स मैंने किसके दिखाए हैं? मैं एक इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करती हूँ। पिस्टन के 2 कलर क्यों? व्हाइट मतलब बिफोर एडिंग इनर्ट गैस, पिस्टन यहां था, तब वॉल्यूम इनिशियल ये था। जैसे ही मैंने इनर्ट गैस डाली, गैस ने जगह घेरनी शुरू करी, पिस्टन अपने आप फ्रिक्शनलेस था, स्मूथ था, मूव कर गया, और नया वॉल्यूम क्या आया? ये वॉल्यूम गेट अफेक्टेड। वॉल्यूम अफेक्ट हुआ तो बेटा के तो अफेक्ट होगा, के क्यू में बदलेगा। अब वो देखना है बड़ा की छोटा। तो इट मींस प्रेशर को कांस्टेंट, जब वॉल्यूम बदलने दिया तो प्रेशर का ध्यान रखा है, क्योंकि कंटेनर पे नहीं आ रहा सारा प्रेशर को। अब आप लोग चाहें तो ये कंफ्यूज हो सकते हैं, क्यों नहीं आ रहा कंटेनर पे? गैस तो, मॉलिक्यूल तो बड़ा है, इसको धक्का तो मारेगा। जब ऊपर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है, सारा प्रेशर किधर जाएगा? ऊपर उड़ता जाएगा। वो तो फ्रिक्शनलेस का मतलब कि आपको इतना सा भी कष्ट नहीं करना, वो मूव कर रहा है स्मूथली। तो कंटेनर्स तक मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे कैसे प्रेशर लगाने? जब एक वॉल कमजोर है तो वो जल्दी टूटेगी ना, बाकी की 3 वॉल तो मजबूत है, उस पर असर ही नहीं पड़ने वाला। तो वो सारा का सारा प्रेशर उधर गया, और उससे क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम बदल गया मतलब, अब इसमें भी कोई 2 कंडीशन नहीं, इसमें सिंगल कंडीशन है। प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा जब आप इनर्ट गैस डालोगे। जब आप इनर्ट गैस डालोगे, वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वॉल्यूम चेंज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, के पक्का क्यू में जाएगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, क्यू वापस आएगा आएगा। लेकिन जब तक मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। नहीं, इतनी जल्दी ये वाला नहीं। मैं आपको कह रही हूं एक रिएक्शन है, SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO3 बनाने के काम आता है। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में ये एक रिएक्शन होता है जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, और इसका कैटलिस्ट होता है V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। बट लेट्स नॉट गो देयर, वो तो आएंगी चीजें 12th में, तब करेंगे। माय पॉइंट इज, इस रिएक्शन में क्या असर होगा अगर मैं इनर्ट गैस डालती हूं? इफ आई एड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मेरी क्लास बताए पहले तो, नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं होगा इसमें, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, बात ही मत करो आगे। लेकिन यही इनर्ट गैस अगर मैंने डाल दी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर तभी कांस्टेंट रह सकता है, नहीं बदलेगा, जब एक स्मूथ सा पिस्टन लगा दिया, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पहले तो मेरे को इसका के लिखना पड़ेगा। इसका के, हेल्प मी आउट, बैलेंस्ड है ऊपर वाली, चेक कर लेना। तो जितनी देर मेरे को लिखने में लगेगी ना, आप उससे पहले ही आंसर निकाल सकते हो। अब इसका शॉर्टकट भी मैं आप ही लोगों से निकलवाऊंगी। हर बार ये लिखना सोचना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका एक शॉर्टकट है, मेरी बुकलेट में दे रखा होगा, यहां मैं देखूंगी, आप लोग दे पाए तो वेल एंड गुड। इसकी पावर क्या लगाऊं? 1, और इसकी क्या लगाऊं? अब मुझे बताइए, एट द एंड ये v तो ऊपर ही आ जाना है, इतना सा लिखना है मेरे को, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, सर्टेनली इनर्ट गैस से क्या हो रहा है यहां पर? वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, तो k इंक्रीज होके किस में गया? क्यू में। इंक्रीज कर दिया तुमने क्यू, तो वापस आएगा बैकवर्ड। क्लियर है?
तो अब आपके पास सारे फैक्टर्स हो गए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुई। उठाइए डीपीपी, सभी के पास पहुंच गई, मेरे को देना है। मैं नहीं, मेरे पास है, सॉरी, मैं क्वेश्चन नंबर बोल दूं। निकालिए डीपीपी। CO plus 2H2 gives CH3OH। ये है मेरे पास रिएक्शन, राइट। और गैसियस स्टेज सबकी बता रखी है। आपको कहा गया है वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज सडनली रिड्यूस टू हाफ। क्या असर होगा? डायरेक्शन बतानी है भाई, अनअफेक्टेड होगा, फॉरवर्ड भागेगा अंडू करने के लिए कि बैकवर्ड। उसके लिए सबसे पहले मेरे को बैलेंसिंग चेक करनी है। चेक इज इट बैलेंस्ड। यूजुअली हम बैलेंस्ड ही देंगे, बट स्टिल। अब इसके बाद मैं अपनी रफ कॉपी में या अपने टेस्ट सब्जेक्टिव में लिखना शुरू करूंगी वॉल्यूम से केसी अफेक्ट कैसे होता है। जिस दिन ये अप्रोच आ गई ना, डाउट नहीं दोगे तुम लोग मेरे को, राइट। ये और ये वॉल्यूम तो कट गए। अब मेरे को प्रोपोर्शनलिटी दिखानी है, तो के वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है भाई, वॉल्यूम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब तो सिर्फ डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी है। आपने वॉल्यूम को क्या किया? कम कर दिया। वॉल्यूम अगर आपने कम कर दिया, मतलब क्या किया? के को कम करके क्यू कर दिया। क्यू कम हो गया, मतलब कहां भागेगा? फॉरवर्ड। दैट्स इट। ये बिना लिखे अगर करोगे, कोई और शॉर्टकट इसका नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं निकाल सकते। मैं तुम्हारे वाले पे सोचूंगी, बट मुझे पता है हम फंसेंगे। जो तुमने दिया है कहीं लॉजिकल नहीं है, वो गलत होगा। फिर भी एक बार चित्र, काफी क्वेश्चन है डीपीपी में, सब पे तुम अपना लॉजिक लगा के देखना। इफ इट वर्क आई विल शेयर। ठीक है, क्लियर। तो सेवेंथ के ए पार्ट में ये था टसल, यानी अगर आपने ये निकालने की आदत नहीं डाली, आप सब्जेक्टिव स्कूल पेपर के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव दोनों ही नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? इसके साथ अच्छे क्वेश्चन जरा मैं आपको, ये तो कुछ खास बढ़िया क्वेश्चन नहीं है। अब गिव अ ब्रेक टू योरसेल्फ। डीपीपी छोड़ दीजिए, आपको दिख गया होगा, डीपीपी का फ्लेवर आ गया होगा। ऊपर नीचे सारे क्वेश्चन यही भर रखे हैं कि इस पे इन फैक्टर्स का क्या अफेक्ट होगा। मैं अभी बीच में एक दो और करने को दूंगी, एक और चीज बता के फिर आई अगेन आस्क यू टू चूज 2-3 क्वेश्चंस। अगर मेरे पास केपी का एक्सप्रेशन, इसका मैं वो वाला क्वेश्चन आपको आज करा आई, आयोडीन वाला, राउल्स लॉ वाला, लेकिन पीडीएफ में कहीं ये बात आ जाए। एक तो होता है ना, क्वेश्चन के नीचे होती है तो बच्चे अपने तरीके से कर लेते हैं, उसके नोट्स नहीं बनाते। ये नोट्स में कहीं आ जाए सिर्फ इसलिए कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाता है। इसको मैंने क्लास के स्टार्ट में ऑलरेडी ले लिया है, बट इट इज फॉर यू पीपल टू नोट डाउन कि मोल फ्रैक्शन भी आपको आता है कि नहीं, क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो अब मैं थोड़ा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बदल रही हूँ, राइट। ये वाले आप कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को लगे हमें आपने ज्यादा टाइम नहीं दिया, हमें मौका ही नहीं दिया, तो आप एक काम कर लीजिए, आप 15th क्वेश्चन कर लो। इट्स अ गुड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का। सेवेंथ का सेकंड पार्ट, हाइड्रोजन के प्रेशर को डबल करने का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन को डबल करना। मतलब केसी में आप क्या लिखते हो? कॉन्सेंट्रेशन। केपी में आप क्या लिखते हो? प्रेशर। क्योंकि गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बताने का तरीका एक और होता है, मोल पर लीटर के अलावा प्रेशर। अगर मैं किसी चीज के प्रेशर को डबल कर रही हूं, मतलब मैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रही हूं। अच्छा क्वेश्चन है। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज सडनली डबल्ड, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में भागेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कैसा है दिखाओ, वो दे सकते हैं क्या? पर इनको तो लिखवाना पड़ेगा यहां से। ये आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट नीट और जेई के लिए। इसकी डीपीपी अभी आप तक पहुंची नहीं है, प्रिंट भी नहीं कराई है, अगली क्लास में आपको दे देंगे। अभी आप यहीं से समझिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, शायद 6 या 7 क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो उसको हम किसी ना किसी के साथ मर्ज करके देंगे अगली डीपीपी में टॉपिक के साथ, क्योंकि 6, 7, 10 भी शायद नहीं होंगे। उसके लिए अननेसेसरी मैं एक दिन आपको एक प्रिंट वेस्ट नहीं कर सकती। तो सबसे पहले जरा सिर्फ समझने का हिस्सा, नोट तो खैर आप कर ही लेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? जब मैं बात करती हूँ डिसोसिएशन, उसका क्या मतलब होता है, इसका पिछले किसी से कोई लेना देना नहीं है, फ्रेश टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से सुनिए। डिसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज का टूट के कुछ बनना, 1 से 2 बनना, 1 से 2.5 बनना, 1 से 5 बनना। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसोसिएशन, राइट। डिसोसिएशन मतलब स्प्लिट हो रहा है, कुछ टूट के बन रहा है।
वो अभी हम देखेंगे, जैसे कि A गिव्स B प्लस V। आपने एक और देखा था, PCl5 डिसोसिएट होके PCl3 और Cl2 बनाता है, अमोनिया डिसोसिएट होके N2 और H2 बनाता है। तो डिसोसिएशन इज दिस, SO3 डिसोसिएट होके SO2 और O2 बनाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसोसिएशन। जब भी डिसोसिएशन होगा तो वहां एक टर्म नहीं आएगी। आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा अल्फा पे है, केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा एक्स पे था, आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा अल्फा पे है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं आपके 200 में से 40 मार्क्स आए हैं, तो वो परसेंटेज निकाल सकते हो आप? कैसे निकालते हो? 40/200। अगर इंटू 100 ना करो तो क्या होता है? एक 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 नॉर्मल, नहीं वैल्यू नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज में उसका मतलब क्या है? अगर आपके 40 मार्क्स आउट ऑफ 200 आए, आप लिखते हो 40/200, व्हाट इज इट मीन? इट इज नॉट परसेंटेज, ऑब्वियसली 1 से कम आएगा। और कुछ? एक में कितना होगा? अगर आपके 200 में से 40 नंबर आए तो एक में से कितने? अब एक में से कितने पे रोजमर्रा की लाइफ में पॉइंट्स में बात करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट्स अ ग्रेट मेस अगर हम डेसिमल्स में बात करें तो। तब जरूरत लगी कुछ और शुरू करो, तब एक स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट इंटरनेशनली शुरू हो गया, क्यों ना परसेंटेज की बात करें। एक में से तो हमेशा आप डेसिमल दोगे, और डेसिमल आम आदमी तो गया। तो इसीलिए परसेंटेज नाम का सिस्टम शुरू हुआ कि आप 100 में से बोलो यार, 200 में से 40 नंबर आए तो 100 में से कितने परसेंटेज? तो आप बोलोगे 20% नंबर। अब अगर मैं वही बात यहां पर लाऊं, इनिशियली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है? कितने मोल्स डिसोसिएट हुए और लिए कितने थे, कितने नंबर आए और मैक्सिमम कितने थे, यही होता है ना परसेंटेज। बस इंटू 100 नहीं कर रही मैं। कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, आपने पिछले पूरे पार्ट में मोल्स डिसोसिएटेड अक्सर आपने एक्स ही लिया है। सपोज एक्स चला गया, यही लिया है। और इनिशियली कितना ले रहे थे? किसी क्वेश्चन में 2 दे रखा था, किसी में 3 दे रखा था, किसी में कुछ दे रखा था। इनिशियली टेकन को मैं ए ले लूं बच्चों, हर क्वेश्चन में बदल रहा था 1 2 3 या कुछ भी। दिस इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा। आम आदमी को अगर मैं अल्फा में ले आऊं तो वो परेशान, अगर एक टेट्रा पैक जूस का खरीदे तो वो तो परसेंटेज तो पढ़ लेगा कि इसके अंदर 80% कार्बोहाइड्रेट, 80% शुगर है, 0.8 नहीं दिखेगा उसको। तो इसीलिए इंटू 100 कर दोगे तो इसकी भी परसेंटेज हो जाएगी। तो अल्फा होता है ये। अब यहां से क्या मैं लेके जाती हूं आगे? नाउ हैव अ लुक। ए गिव्स बी प्लस सी, एक सिंपल सा डिसोसिएशन। अब तक मैं इनिशियली क्या लेती आ रही थी? जो क्वेश्चन में दिया होता था? नहीं, बस आयनिक इक्विलिब्रियम की ये पूरी शेडो यही है। अब आप इनिशियली लोगे 1, क्यों? क्योंकि अब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म्स में घुसने वाले हो। इनिशियली आपने जबरदस्ती मानना है 1, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, पहले 1 मान के सोचना है। तो ये जो जो थे 2 स्टेप, अब 3 हो जाएंगे बस। चौथे तक हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, चौथा स्टेप आएगा ही नहीं। 1 में से कितना इनिशियली, जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ? 0 0। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के वक्त 1 में से कितना जाएगा? अल्फा। क्योंकि अब 1 में से टूट के जाने वाली चीज को हमने नया नाम और सिंबल दे दिया अल्फा। तो यहां कितना बनेगा इक्विलिब्रियम पे? सी अल्फा, सॉरी अल्फा और अल्फा। और पता चले क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने इसके मोल ले रखे हैं 2.5, और आप कह रहे हो आप तो 1 से लेके चल पड़े। कोई बात नहीं, एंड में 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। whatever initial concentration you are taking, that is C1 minus alpha, C alpha, C alpha। भाई 1 में से इतना टूट के गया था तो C में से कितना जाएगा? वो तो हम कर ही सकते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी दे रखी हो। तीसरा स्टेप आपके पकड़ में ना आए तो अभी बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, यही पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम है। मेरे को आज इन 2 स्टेप पे ही रुकना है। तीसरा स्टेप तो लिख दिया फॉर सेंस ऑफ कंप्लीशन की। आप ही लोग मेरे से पूछ पड़ोगे अगर 5 मोल दे रखे हो तो यहाँ 5 करेंगे? नो। पहले निकालोगे 1 में से कितना, फिर निकालोगे 2.5 3 1.5, अगर जितने भी मोल्स दे रखे हैं उसमें से कितना। सिंपल मैथमेटिकल थिंग। तो आज मेरे को इस पे मत लाना, बस अगर दिक्कत है तो अगली क्लासेस इसी पे हैं। आज मेरे को सिर्फ इस पे रखिए। नाउ कैन आई से 1 में से कुछ जाना है तो अल्फा हमेशा ही 1 से छोटा होगा डेसिमल। तो आपसे अब अल्फा मैं आज के टेस्ट में निकलवाऊं तो आप ये ध्यान रखिए, अल्फा कैन नॉट बी मोर देन 1, राइट?
और अगर अल्फा 1 है तो क्या होगा? क्यों फलक? कॉमन सेंस, अगर अल्फा 1 है तो क्या होगा? पूरा डिसोसिएट हो रहा है, बिल्कुल सही, तो इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा, इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब आप एक तो कह रहे हो इक्विलिब्रियम, तो अल्फा अगर 1 है मतलब क्या? दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। फाइनल स्टेटमेंट। भाई अल्फा 1 है मतलब पूरा ही टूट के चला गया, पूरा टूट के चला गया मतलब वापसी ही नहीं हो रही, वापसी नहीं हो रही तो फिर रिवर्सिबल नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है। इस चैप्टर में क्यों पूछ लिया? अल्फा 1 का मतलब ये है, अगर आपका अल्फा 1 आ रहा है चेक, 1 से ज्यादा आ रहा है डेफिनेटली चेक, 1 से ज्यादा तो इम्पॉसिबल है आगे आने वाले चैप्टर्स में भी। ये दो चीज मेरे को आपको बतानी थी कि अल्फा हमेशा 1 से छोटा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में अल्फा की परसेंटेज पूछी जाए तो उसी अल्फा को क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज डिसोसिएशन बोलते हैं। सबसे बड़ी समस्या मैं अगले पार्ट ऑफ चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या फेस करने वाली हूं? अल्फा पूछा है या परसेंटेज पूछी है, मेरे से यही पूछते रहोगे और मैं बोलूंगी क्वेश्चन पढ़ो। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है तो अल्फा, परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है तो अल्फा इंटू 100। क्लियर सबको? आज की डीपीपी, जो इसकी डीपीपी मिलती है उसमें भी ये बात चेक होती है, आज के टेस्ट में भी ये बात चेक होगी, आप मेरे को अल्फा दे रहे हो कि अल्फा परसेंटेज दे रहे हो। क्लियर? अब इसको मैंने पढ़ा क्यों दिया अल्फा को, यूज कहां करना है वो देखते हैं। हेडिंग है हमारी, अल्फा ही चल रहा है, ठीक है। डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का एक तरीका है हमारे पास, एक फॉर्मूला। ये अब ये क्या क्या लिखा है इसके अंदर वो समझते हैं। अभी तक मैंने आपको अल्फा समझाया, अब मैं आपको ये 2 डी समझाऊंगी और अगली 2 स्लाइड्स पे 2 क्वेश्चंस हैं। कैपिटल डी का मतलब क्या है, स्मॉल डी का मतलब क्या है, समझना है। डी हमारे लिए कॉमनली किसके लिए टर्म है? डेंसिटी, और वो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। गैसेस का वॉल्यूम और गैसेस का नंबर ऑफ मोल्स बराबर बात होती है, और हम अल्फा क्या ले रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स टेकन और नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। सारा नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात हो रहा है, यानी वही चीज गैसेस के वॉल्यूम को गाइड करेगी, जो चीज गैसेस के वॉल्यूम को गाइड करेगी वही चीज डेंसिटी को गाइड करेगी। बहुत बड़ी डेरिवेशन है, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आप नहीं करोगे। आपको सीधा एक फॉर्मूला मैं दे रही हूं, उसको यूज करना सीखते हैं। व्हाट इज कैपिटल डी? डिसोसिएट होने से पहले किसी गैस की डेंसिटी, PCl5 डिसोसिएट होने से पहले उसकी डेंसिटी, SO3 डिसोसिएट होने से पहले उसकी डेंसिटी, N2O4 डिसोसिएट होने से पहले उसकी डेंसिटी, किसी भी गैस की टूटने से पहले, डिसोसिएट होने से पहले डेंसिटी क्या है? वो कैपिटल डी। और मैं वो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आई हूं। हर गैस का मोलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। गैस के मोलर मास तो खुद निकाल लोगे, PCl5 का मोलर मास आप खुद निकाल लोगे, फास्फोरस का या हमसे पूछ लोगे कि फास्फोरस का मास कितना है? 31, क्लोरीन का कितना है? 35.5। PCl5 का मोलर मास निकाल लोगे, उसको 2 से डिवाइड करके कैपिटल डी आ जाएगा। हर गैस का कैपिटल डी तो आप नहीं पूछ सकते, आपको खुद ही निकालना है मोलर मास के साथ, राइट? तो स्मॉल डी क्या है? जब इक्विलिब्रियम आ गया, अब जिस वक्त इक्विलिब्रियम आ जाता है, तीनों गैसेस के इतने मोल्स प्रेजेंट हैं। कितने मोल प्रेजेंट है? 1 माइनस अल्फा, या चलो यहां ले लो या यहां ले लो, प्लस अल्फा प्लस अल्फा। टोटल गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में मौजूद हैं, कुछ मोल इसके, कुछ इसके और कुछ इसके। तो एवरेज मोलर मास निकाल लेते हैं कि अगर, अभी सुनिएगा प्लीज, अगर इसके सिर्फ 0.5 मोल बचे, इसके भी 0.5 मोल है, इसके भी 0.5 मोल है, इन तीनों के मोलर मासेस, इसका 20 था, इसका 15 था, इसका 10 था, तो मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल के वो होता है एवरेज मोलर मास। कि जिस जिस चीज का जितना जितना मोल है उसका उतना, उस हिसाब से मास निकाल के डिवाइड कर दो 3 से, वो उसका मोलर मास हो जाएगा। जैसे सिंपल एवरेज निकालते हैं, खैर उसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एवरेज मोलर मास के साथ एवरेज डेंसिटी आ जाएगी। व्हाट इज डेंसिटी? स्मॉल डी। स्मॉल डी है वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद जिस जिस गैस के जितने जितने मोल बचे, उनकी वजह से जो डेंसिटी थी वो, इन सिंपल टर्म्स स्मॉल डी। ठीक है जी, हमें ये देखना है हमें इनको यूज कैसे करना है और निकालना कैसे है। क्योंकि हम सभी जानते हैं वेपर डेंसिटी और मोलर मास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जानते हैं ये इस फॉर्मूला से।
तो जहां जहां मैंने डी लिखा है वहां वहां मोलर मास आ सकता है। ये किसका था कैपिटल डी? किसी गैस का डिसोसिएट होने से पहले का, और उसका मोलर मास आप इजीली कॉपी में कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा एक्सपेक्टेड सा है। इसीलिए मोलर मास जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसके नीचे लिख दिया कैलकुलेटेड। कैपिटल डी की जगह क्या आ गया? मोलर मास कैलकुलेटेड। स्मॉल डी की जगह क्या आ गया? मोलर मास जो आपको उस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कितना PCl5 है, कितना PCl3 है, कितना Cl2 है, तीनों के मोल्स बताओ इक्विलिब्रियम के वक्त, वो आपको पता ही है, और उनके हिसाब से उनका मोलर मास एवरेज कर दिया। चलो जी, ऑब्जर्व मोलर मास डिवाइडेड बाय अगेन कैपिटल डी, जो कि क्या है? कैपिटल डी मैंने फिर नीचे ऑब्जर्व लिख दिया, नीचे मुझे क्या लिखना चाहिए था? कैलकुलेटेड। ठीक है, तो मैं इसको सी लिख देती हूँ। आप बुक्स में और हर जगह डीपीपी में फॉर्मूला ऐसा मिलेगा आपको। मैंने नीचे इसमें ऑब्जर्व लिखा है, लेट मी चेक, मैंने कहीं फॉर्मूला गलत तो नहीं लिख दिया? 2 बार कैसे गलती हो सकती है? लेट मी चेक बच्चों, तब तक जितना ऊपर लिखा है उसको नोट करिए प्लीज। हाँ, मैंने ऊपर गलत लिखा है, देखो सारे चेंज करी जा रही हूँ उसके चक्कर में। कर लिया करेक्शन? स्मॉल डी, और यहां पर भी ऑब्जर्व्ड ही था। सो मोलर मास का मेरे पास, अल्फा और मोलर मास का मेरे पास ये फॉर्मूला आया, MCMOMO, where MC is that which I can calculate, MO is something which I am still struggling, मुझे भी मजा नहीं आ रहा है MO क्या है। मैं अगर आपके दिमाग की बात दूं तो MO अभी आपके हाथ आया नहीं, होती क्या चीज है ये आपको नहीं पता चल रहा। MC पता चल गया क्या है, अल्फा पता चल गया क्या है, जैसे ही MO पता लग गया क्लास खत्म है। राइट? नहीं, अभी सबको नहीं आया, एक्सप्रेशन बता रही ना, मेरे को भी नहीं, भी समझा के मजा नहीं आया। आई एम वेटिंग कि एक 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 चीज आपके पास पहुंचती जाए। तो ये मेरे पास अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का ये मेरे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अब आगे देखिए, आपको मैंने लिखा हुआ है, भाई मैं एमओ निकालूं कैसे? अभी तो मेरे को एमओ समझ नहीं आया, किताबों में ये लाइन नहीं लिखी होती, ये तो अपना तरीका है मेरा या आपका, कि हमें हर साल पता है, यहाँ आके ब्लैंक हो जाते हैं चेहरे, क्या करें अब ये क्या आ गया। हाउ टू फाइंड एमओ, मेरे को मोलर मास नहीं समझ में आ रहा, ऑब्जर्व्ड वाला, वो कैसे निकालना है। अब आप सोचिए मोलर मास, मैं आपको बार बार जो एवरेज बोले जा रही हूं, वी विल गो फॉर दैट ऑल्सो, एवरेज मोलर मास भी आपसे जरूर निकलवाऊंगी, पहले इसके फ्लो को ब्रेक नहीं करना चाह रही। आपको कह दिया जाए एक कंटेनर में इक्विलिब्रियम आ गया और तीनों गैसेस मौजूद है, ABC आ गया इक्विलिब्रियम, तीनों मौजूद है, तो हम जानते हैं। उस वक्त कंटेनर का प्रेशर पता हो आपको, दे रखा है टोटल प्रेशर, कंटेनर का वॉल्यूम ऑब्वियसली मेरे पास है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर की मैंने तो चैप्टर ही नहीं है, ना दें आपको, सारा कुछ है। ये आपके पास अब ओपन करना पड़ेगा, मेरे को ओपन कर दूं इसको मैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? अगर उस कंटेनर का टोटल मास भी मेरे को दिया हो, भाई इतने 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 ग्राम तीनों गैसेस हैं, 1 ग्राम दूसरी गैस है, तीसरी गैस है, ये गैस है, सारी गैसेस का मास भी मेरे को दे रखा हो, मैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकाल सकती हूँ। मोलर मास एक चीज का तो आपके लिए बहुत फ्रेंडली है कि आप, आपसे पूछो H2SO4 का मोलर मास, तड़ाक निकाल के 98 दे दोगे। लेकिन अब मैं क्या पूछ रही हूं, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 3 गैसेस मौजूद हैं, इस गैस का 1 मोल ना हो के 1 मोल से कम है, डिसोसिएट होने के बाद कुछ बचा है, 1 में से अल्फा तो चला ही गया, तो इसका 0.2 मोल है, इसका 0.3 मोल है, इसका भी अगर 0.3 मोल है सपोज, तो 1 मोल का मोलर मास 20 था, तो 0.2 मोल का कितना होगा? 0.2 इंटू 20 प्लस 0.3, इसका मोलर मास शायद 30 था और इसका मोलर मास शायद 10 था, इन सबको ऐड कर सकते हैं, मोलर मास डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, एवरेज आ गया, ये है ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और अगर आपको ये भी नहीं करना, ये तो दिया ही नहीं है हमारे क्वेश्चंस में कभी भी, आप इसको खोल सकते हैं, ये पक्का मिक्सचर के मोल्स थे, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स क्या होंगे? टोटल मास बाय एमओ, यहां से आप ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकाल सकते हैं। इसके अलावा
हमेशा आपको स्मॉल डी या एमओ दिया जाता है, क्योंकि आपके पास इतना क्वेश्चन लंबा करने का स्कोप नहीं है कि आपसे हम वो भी निकलवाएं। तो MO is something which is not directly calculated, it has to be observed experimentally. तो अब इन जनरल ये वाला फॉर्मूला जो मैं ऊपर लिखवा के आई, D माइनस कैपिटल D माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, उस फॉर्मूला को किसी भी रिएक्शन के लिए बिंदास यूज करने के लिए आपको इस फॉर्म में नोट करना है। अब ये क्या नई चीज आ गई, इसको मैं अप्लाई कराऊंगी अगली स्लाइड पे। पहले ये फॉर्मूला नोट हो जाए। व्हाट इज दिस N? कितने नंबर ऑफ मोल्स बने प्रोडक्ट्स में? टूट के 2 टुकड़े बने कि 3 बने कि 4 बने कि 1.5 टुकड़ा बना? कोई भी आ जा रहा है उसको देखने के बजाय यहां देख लो ताकि कुछ समझ आ जाए, ठीक है? सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के कितने बने, इतना नोट हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन करा रही हूं आपको जिसके थ्रू आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। व्हाट इज स्मॉल डी, व्हाट इज कैपिटल डी, व्हाट इज अल्फा एंड हाउ टू कैलकुलेट, राइट? अब एक क्वेश्चन लीजिए आप, ये आए हुए क्वेश्चन से उठाया है मैंने। वेपर डेंसिटी आपको PCl5 की दे रखी है एक्सपेरिमेंट लैब में। Vapor density of PCl5 at इतने केल्विन is found to be मतलब observed, ढूंढी गई। Vapor density found to be मतलब क्या दे दिया आपको? Small d, found to be observed, or in an experiment we got to know that vapor density of PCl5। अब मुझे क्या पता इसमें आगे क्या है, जैसे ही दे दिया find alpha मतलब डिसोसिएशन हो चुका। फाइंड अल्फा का मतलब क्या है? डिसोसिएशन हो चुका। डिसोसिएशन हो चुका तो PCl5 किस में डिसोसिएट हुआ होगा? पहला काम है मेरा रिएक्शन लिखना। यस, वो केल्विन होगा एब्सोल्युटली। डिग्री सेंटीग्रेड पे तुम रेयर ही देते हैं, बट हाँ नहीं, एग्रीड। इस चीज को भी थोड़ी देर के लिए आप बाईपास कर सकते हो, मेरी घड़ी चल रही है, ये बात की बात है। पहले जरा अल्फा और उस पर बात करो जो मैं चला रही हूं। तो आपके पास इक्विलिब्रियम ये आया, इतना तो क्लियर है सबको। अब स्मॉल डी मेरे को दे रखा है, कैपिटल डी कैसे निकालूं? PCl5 का मोलर मास आप निकाल लेंगे, 31 फास्फोरस का, 35.5 क्लोरीन का, 5 क्लोरीन है, मैंने 208.5 निकाल लिया। उसको डिवाइड बाय 2 क्यों किया है? क्योंकि वेपर डेंसिटी इंटू 2 मोलर मास होता है, तो वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल्स टू मोलर मास। मेरे पास कैपिटल डी आ गया, कैपिटल डी भी आ गया, स्मॉल डी भी आ गया। अब ये मेरे को डील करना है, ये 1/n-1 क्या था? व्हाट इज दिस n? क्या बताया था मैंने n आपको? कितने मोल्स प्रोडक्ट के बन रहे हैं, यानी कि एक PCl5 इज डिसोसिएटेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? हाउ मेनी पार्ट्स? 2। तो 2 माइनस 1, ये 1 ही रह गया, ये तो 1 ही रह गया। आंसर आ गया मेरा 0.48। पहले क्वेश्चन में ये बात समझिए, अल्फा और डी को डील कैसे करना है आपके सामने लेके आई मैं। ये स्कूल में तो आने नहीं है, एनसीईआरटी के तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव में आने। इतना क्लियर सबको? एक और क्वेश्चन दिखाऊं? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब ये दे दिया सेम, इसमें आपसे क्या दिया है इस पूरी इक्वेशन में? डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज दिस। कौन सी डेंसिटी दी है? ये मिक्सचर की, इक्विलिब्रियम जब आ गया उसके बाद की, ऑब्जर्व्ड स्मॉल डी। ये कौन सी चीज दी है? स्मॉल डी। स्मॉल डी तो आप पुट कर दोगे, कैपिटल डी कैसे निकालोगे? बिफोर डिसोसिएशन। तो कोई मेरे को याद दिलाए SO3 का मोलर मास? भाई एक सल्फर 32, 48, 80। तो यहां पर मोलर मास आया 80, तो वेपर डेंसिटी तो सीधे 40 बोल सकते थे हम, बट चलो कोई नहीं, मैंने कर दिया। कैपिटल डी कितना आ गया? 40। स्मॉल डी कितना आ गया? दे ही रखा है 0.925। डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, राइट? अब मेरे को बताइए यहां क्या पुट करूं? मेरे को तो बस जवाब चाहिए, ओवरऑल अल्फा के आगे यहां क्या?
सिर्फ इसको थोड़ा और सुलझा के दे दो ना। मेरा तो 2 आएगा ऊपर, बाकी लोग भी 2 पे पहुंचे कि नहीं। 1/n कितना है? 3/2 -1। अब आप इसे निपटा सकते हैं, आई होप। इधर क्या आ जाएगा? आप एलसीएम एलसीएम लोगे, सब करोगे। 3 - 2/2। ठीक है, अब इससे आगे मत कराना मेरे से। आगे तो आप कर सकते हैं कि वहां पर क्या आ गया, 2।